मेरी मॉम ने जब देखा कि मैं सिर्फ गेम्स खेलकर दिन का 10 लाख कमा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी कोई वाइफ नहीं है, तब उन्होंने चुपचाप मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसी रात मेरे कमरे में 2 बेहद खूबसूरत सिस्टर्स को भेज दिया। वो कोई आम लड़कियां नहीं थीं, वो थी लियो फैमिली की यंग लेडीज, कैपिटल की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल डायनेस्टी की बेटियां। पूरी रात मेरा दिमाग और दिल दोनों आउट ऑफ कंट्रोल रहे। नींद तो जैसे आंखों से गायब ही हो गई थी। लेकिन असली झटका मुझे 1 साल बाद लगा, जब लुओ फैमिली की तरफ से किसी ने मुझे एक लग्जरी विला में बुलाया। वहां मैं फिर से उन दोनों सिस्टर्स से मिला, लेकिन इस बार उनके हाथों में 2 न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स थीं और साथ में देश और विदेश की टॉप एजेंसीज की 10 से ज्यादा डीएनए रिपोर्ट्स। उसी पल मुझे पता चला कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा माइंड ब्लास्ट करने वाली बात ये थी, दोनों बच्चों की मदर्स अलग अलग थीं। अब दोनों बच्चियां 3 साल की हो चुकी, इतनी प्यारी, इतनी स्मार्ट, और सबसे बड़ी बात, वो दोनों मुझसे पागलों की तरह अटैच्ड हैं। इसी वक्त मैं अपने बच्चों और उनकी मदर्स के लिए खरीदे हुए गिफ्ट्स लेकर लियो फैमिली मैंशन पहुंचा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। मैंने धीरे से स्टडी रूम का दरवाजा नॉक किया। अंदर से एक बेहद काम लेकिन डोमिनेटिंग फीमेल वॉइस आई, कम इन। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लुओसिया अपनी डेस्क पर नहीं बैठी थी, वो विंडो के पास खड़ी थी, हाथ में एक फोल्डर पकड़े हुए। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर वैसी स्माइल आई जैसे बर्फ का पहाड़ अचानक पिघल गया हो। तुम आ गए। उसकी नजर फिर मेरे हाथ में पकड़े बैग पर गई। ये क्या है? मैंने थोड़ा नर्वस होकर बैग को देखा, फिर उसकी रिस्ट पर पहनी हुई पाटेक फिलिप वॉच पर नजर गई और अचानक खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। ओह, मुझे छोटा सा बोनस मिला था तो मैंने तुम्हारे और तुम्हारी सिस्टर के लिए गिफ्ट्स खरीदे। जैसे ही लुओसिया ने सुना कि गिफ्ट उसके लिए है, उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रेजी शाइन चमक उठा। उसके रेड लिप्स हल्के से ऊपर उठे। क्या मैं देख सकती? मैंने तुरंत बैग उसे दे दिया और हल्की शर्म के साथ बोला, दोनों सेम है। इतने टाइम से मैं तुम्हें दोनों को ट्रबल दे रहा हूँ तो सोचा कुछ दूं। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अभी मैं बस इतना ही अफोर्ड कर पाया। लुओसिया बिना कुछ बोले बॉक्स खोलने लगी। अंदर एक बेहद खूबसूरत नेकलेस था, छोटे छोटे डायमंड से बना हुआ और बीच में सैफायर से बना डॉल्फिन। उसने नेकलेस को कुछ सेकंड तक देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे सही याद है ये मॉडल लगभग 1 लाख युआन का है। सही? मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। कोई बात नहीं, बच्चों का ध्यान तो मैं बस रखता हूँ, सारे एक्सपेंसेस अभी भी तुम दोनों ही हैंडल करती हो। लुओसिया मेरी झुकी हुई नजरों को चुपचाप देखती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक खतरनाक पॉजिटिवनेस उफान मार रही। वो मुझे इतना अपना बनाना चाहती थी कि मैं कभी उससे दूर न जा सकूं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया था। उसने और उसकी सिस्टर ने इतने सालों से जो प्लान बनाया था उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। गिफ्ट की कीमत नहीं, उसके पीछे की फीलिंग मैटर करती। ये कहकर उसने अपनी करोड़ों की नेकलेस उतार दी और मेरी दी हुई नेकलेस पहन ली। मुझे सच में बहुत पसंद आई। थैंक यू। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा हल्का रेड हो गया, अंदर से गिल्ट और बढ़ गया। लुओसिया और उसकी सिस्टर हमेशा मेरे साथ फैमिली की तरह रही थी, कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला, कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं पहले उनके ट्रैप में फंस चुका हूँ, एक ऐसी केज में जो लुओ सिस्टर्स के पागलपन भरे लव से बनी थी। तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खुला। मैं आ गई। बिना परमिशन अंदर आने की हिम्मत शायद सिर्फ एक इंसान कर सकता था, लुमेनी। वो स्माइल करते हुए अंदर आई। ओह, तुम भी यहाँ हो? फिर उसने अपनी सिस्टर की तरफ देखा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? लुओसिया हल्का मुस्कुराई। मॉम, इसने हमें गिफ्ट्स दिए हैं। उसने दूसरा गिफ्ट बॉक्स लुमेनी को पकड़ा दिया। देखो, यही वाला नेकलेस है, तुम्हारा भी सेम है। लुमेनी ने जैसे ही नेकलेस देखा उसने तुरंत बॉक्स खोला और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे पहन लिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और इतनी खूबसूरत स्माइल दी कि मेरा हार्ट बीट फिर से तेज हो गया। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने हल्की शर्म के साथ सिर खुजाया। मेरा बोनस बस इतना ही अलाउ करता था। फ्यूचर में और ज्यादा कमाऊंगा तो बेटर गिफ्ट्स दूंगा। दोनों सिस्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल कर दी। उनके लिए अगर मैं रोड साइड से भी कुछ खरीद लाता तो वो उसे ट्रेजर की तरह संभाल कर रखती। तभी लुमेनी अचानक बोली, वैसे सिस, तुमने भी इसके लिए गिफ्ट खरीदा था ना? उसने मुझे देखते हुए उंगली हिलाई। और इस बार तुम मना नहीं करोगे। लुओसिया ने बिना कुछ बोले अपनी डेस्क की तरफ इशारा किया। लुमेनी वहां गई और एक ब्लैक बॉक्स उठाकर मेरे सामने खोल दिया। अंदर एक बेहद प्रीमियम रिस्ट वॉच थी। मैं लग्जरी ब्रांड्स ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसे देखते ही समझ गया कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। लुओसिया हल्का मुस्कुराई। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैंने पहले भी कई गिफ्ट्स दिए लेकिन तुमने कभी यूज नहीं किए। इस बार मना मत करना। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही लुमेनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वॉच मेरी रिस्ट पर बांध दी। उसी पल लुओसिया की नजरें अचानक डार्क हो गई। कमरे का माहौल सेकंड भर में ठंडा पड़ गया। मेरे शरीर में अनजाने में सिहरन दौड़ गई। अचानक इतना कोल्ड क्यों लग रहा है? लेकिन लुमेनी ने अपनी सिस्टर के डेंजरस ऑरा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस स्माइल करते हुए बोली, एक्सेप्ट कर लो, टेंशन मत लो, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने वॉच को से देखा, भाई ये किसी भी एंगल से चीप नहीं लग रही थी। तभी लुमेनी अचानक बोली, ओह हाँ, वैन और शुअर उठ गई हैं, तुम्हें उन्हें जाकर देखना चाहिए। उसने मुझे आंख मारते हुए कहा। मैं और सिस थोड़ी बात करेंगे। मेरी दोनों बेटियों का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। ओह ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर मैं जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लुमेनी ने धीरे से अपनी सिस्टर की तरफ देखा जो अब भी डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। वो हल्का हंसते हुए बोली, सिस, तुम्हें इतना पॉजेसिव होने की जरूरत है क्या? हमने पहले ही डिसाइड किया था ना कि हम उसे शेयर करेंगे, फिर अब इतनी जेलस क्यों हो रही हो? हाँ, लेकिन अगर मैं, जिसने आज उसे टच किया है, अगर वो तुम होती तो तुम भी मुझसे कम क्रेजी नहीं होती। लुओसिया के आसपास फैला हुआ वो डरावना ऑरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपनी सिस्टर की तरफ देखा। जो कहना है सीधा कहो। लुमेनी ने कंधे उचकाए
फिर अपना फोन निकाला, उसने गैलरी से एक सेव्ड स्क्रीनशॉट खोला और अपनी सिस्टर के सामने कर दिया। सू यनरान की मो जिनपिंग के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। स्क्रीनशॉट देखते ही लोसिया के होठों पर हल्की सी स्mirk आ गई। उसकी आवाज में हल्का सा सार्काज्म था। तो आखिरकार उसे वो मिल ही गया जो वो चाहती थी। हाँ, लेकिन अगले ही पल लुमेनी की आंखें धीरे धीरे ब्राइट रेड होने लगी। प्रॉब्लम ये नहीं है, उसकी आवाज ठंडी हो गई। देश वापस आते ही वो सीधे उस अपार्टमेंट में गई जहां मोएक्सवान पहले रहता था, और उसने वो अपार्टमेंट रेंट पर भी ले लिया। ये सुनकर भी लुसिया के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं आया। उसने बस काम टोन में कहा, ओह ऐसा है क्या? पुरानी फीलिंग्स फिर से जगाने की कोशिश कर रही है। लुमेनी के होठों पर अचानक एक सिक स्माइल फैल गई। उसकी आंखों में सीधा किलिंग इंटेंट चमक रहा था। क्या मैं किसी को भेजकर उसे थोड़ा लेसन सिखा दूं? कुछ मिनट पहले तक मेरे सामने क्यूट और ओबीडियंट बनने वाली लुमेनी इस वक्त किसी साइको विलेन जैसी लग रही थी। लेकिन लोसिया बस हल्का सा हंसी। उसकी जरूरत नहीं है, उसने विंडो के बाहर देखते हुए कहा। 3 साल हो चुके हैं, अब बस कुछ फाइनल स्टेप्स बाकी हैं। उसके बाद मोएक्सवान पूरी तरह हमारा हो जाएगा। उसकी आंखों में डेंजरस कॉन्फिडेंस चमक रहा था। वैसे भी उसने सू यनरान से सारी उम्मीदें बहुत पहले छोड़ दी थी, और अब हमारी बेटियां भी हैं। कोई भी उसे हमसे छीन नहीं सकता। उसी वक्त मैं जल्दी जल्दी दोनों बच्चियों के रूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दोनों छोटे फ्लफ बॉल्स दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और मेरे पैरों से लिपट गए। डैडी है, उनकी आवाज सुनते ही मेरा पूरा स्ट्रेस गायब हो गया। अरे धीरे, डैडी तुम दोनों को उठाता है। मैंने दोनों को अपनी बाहों में उठा लिया। सच कहूं तो ये काफी फनी कोइंसिडेंस था। दोनों सिस्टर्स एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट हुई थी। यहाँ तक कि दोनों बच्चियों का बर्थडे भी सेम डे पर है। बस लुसिया ने लुमेनी से 1 घंटा पहले डिलीवरी की थी, इसलिए लुअर बड़ी बहन है और शुअर छोटी। दोनों बच्चियां मेरी नेक पकड़कर खुशी से मेरे चीक्स पर किस करने लगी। लेकिन उसी पल टेम्परेचर फिर से नीचे गिर गया। इस बार तो मुझे पहले से भी ज्यादा कोल्ड महसूस हुआ। चलो मेरे क्यूटीज, डैडी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं जल्दी से दोनों बच्चियों को लेकर नीचे चला गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि ऊपर स्टडी रूम के बाहर खड़ी लुओ सिस्टर्स के चेहरे कितने ग्लूमी हो चुके थे। लुमेनी ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मुझे अब रिग्रेट होने लगा है सिस। उसकी आंखों में जीले सी साफ दिख रही थी। मैं वीर और शुअर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें खुलेआम उसे किस करने का राइट क्यों है? लोसिया के होठों पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन डोर फ्रेम पकड़ते हुए उसकी उंगलियां धीरे धीरे टाइट होने लगी, क्योंकि वो उसकी डॉटर्स हैं। उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा और वेट करो, देर या जल्दी मोएक्सवान खुद और गहराई से इसमें फंस जाएगा। नीचे हॉल में दोनों बच्चियां अपने डैडी के खरीदे हुए स्टफ टॉयज देखकर खुशी से कारपेट पर बैठकर खेलने लगी। अब मेरी डेली लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह उन्हें खाना खिलाना, फिर नहलाना, फिर सुलाना, पूरा दिन बस इन्हीं में निकल जाता था। डिनर टाइम पर हमेशा मेरी दोनों साइड हाई चेयर्स लगी होती थी। लकीली दोनों बहुत स्मार्ट थी। वो स्पून और फॉर्क खुद यूज कर लेती थी। वियर्ड, वेजिटेबल्स खाओ, मैंने हल्की स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, और तुम भी शुअर, नहीं तो डैडी तुम दोनों के साथ प्ले नहीं करेगा। मेरी दोनों बेटियां मेरी हर बात मानती थी। बच्चों का पिकी ईटर होना नॉर्मल है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी मैं सामने होता, वो दोनों बिना ड्रामा किए सब खा लेती थी। इतना फेवरेटिज्म। लुमेनी ने फेक नाराजगी के साथ अपनी डॉटर के चीक को हल्का सा पिंच किया, और जब मामी कहती है तब वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाती। उसने ज्यादा फोर्स नहीं लगाया था, लेकिन लुअर ने तुरंत मेरी तरफ पप्पी आइज बनाकर देखा। डैडी, मॉमी ने मुझे मारा। ये सुनते ही लुमेनी इतनी शॉक हुई कि हंस पड़ी। वाह, अब डैडी से कंप्लेंट करना भी सीख लिया। मैंने धीरे से अपनी डॉटर के सिर पर हाथ फेरा। जब डैडी घर पे ना हो तब मम्मी और आंटी की बात सुननी चाहिए, समझी? फिर मैंने दूसरी बच्ची की तरफ देखा। तुम भी? दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। आसपास खड़े नैनीज और हेल्पर्स ये सीन देखकर स्माइल कर रहे थे, लेकिन लुसिया और लुमेनी की नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डेंजरस लाइट चमक रहा था। मोहन, सिर्फ बच्चों की चिंता मत करो, लुसिया ने मेरे बोल में एक एबलोन रखते हुए कहा। तुम अपने प्रोजेक्ट पर भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। फिर उसने साइड में खड़े बटलर की तरफ देखा। अंकल जिंग, बाद में कुछ नॉरिशिंग सप्लीमेंट्स मोएक्सवान के बेडरूम में भिजवा देना। ये सुनते ही मैंने जल्दी से हाथ हिला। नहीं नहीं सिस्टर लुओ, अभी पिछली वाली बैच भी फिनिश नहीं हुई। लुसिया हल्का मुस्कुराई। तुम्हारा प्रोग्राम मैंने पहले ही लुओ कॉर्पोरेशन को सबमिट कर दिया है। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। क्या लुओ कॉर्पोरेशन ने तुम्हारा प्रोग्राम बाय कर लिया है? उसने एक काम वॉइस में कहा। टोटल प्राइस 1 करोड़ युआन, और बाद में अलग से कमीशंस भी मिलेंगे। मेरी आंखें शौक से चौड़ी हो गई। इतना ज्यादा? लेकिन सिस्टर लियो, मैंने खुद एस्टिमेट किया था, इसकी वैल्यू कुछ मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। लुसिया ने बिना एक सेकंड हेजिटेट किए कहा, तुम्हारा प्रोग्राम उसी कीमत का है? उसकी आवाज में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस था। ये लियो कॉर्पोरेशन के वेंचर कैपिटल डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट की कॉम्बाइंड अप्रेजल रिपोर्ट है, इसलिए खुद को कम मत समझो। फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम बस अपने पेट स्टडीज पर फोकस करो। प्रोग्राम लॉन्च होते ही फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे ट्रांसफर कर देगा। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। इतने सालों की मेहनत आखिरकार किसी ने नोटिस की थी। थैंक यू सिस्टर लुओ। मैंने राहत की लंबी सांस ली। मेरी मेहनत आखिर वेस्ट नहीं गई। तभी मेरे पास बैठी लुमेनी ने आंख मारते हुए कहा, तुम इतने टैलेंटेड हो, ये सब तो जल्दी या देर से होना ही था। फिर उसने हंसते हुए कहा, अब जल्दी खाना फिनिश करो। वीर, श्योर, डैडी से इतना चिपको मत, उन्हें एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो वो तुम दोनों के साथ प्ले करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी वार्मथ भर गई। पहले मैं चाहे कुछ भी अचीव कर लूं, किसी ने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब से मैं लुओ सिस्टर्स और बच्चों के साथ रह रहा हूं, इन प्राउड हेवन डॉटर्स ने हमेशा मुझे एनकरेज किया, मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे वो वार्मथ थी जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। भले ही मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि मैं उनके लायक नहीं हूं, फिर भी मैं चाहता था कि ये दिन ऐसे ही थोड़ा और चलते रहे। डिनर खत्म होने के बाद मैं दोनों बच्चियों को बाहर प्ले कराने ले गया।
नॉर्मली लुओसिया और लुमेनी हमेशा बिजी रहती थी, लेकिन आज रेयरली दोनों के पास थोड़ा फ्री टाइम था, इसलिए वो भी हमारे साथ काफी देर तक खेलती रही। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बाद में दोनों सिस्टर्स खुद बच्चों को बैथ कराने भी ले गईं। मैं लुअर के बाल ब्लो ड्राई कर रहा था, तभी लुओसिया धीरे से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज हमेशा की तरह काम थी। मोन, एक बात बतानी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सुआन रान और तुम्हारे बड़े भाई की जल्द एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ। इतनी जल्दी? मुझे लगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीब बात ये थी, ये खबर सुनने के बाद भी मेरे दिल में कोई पेन नहीं उठा। सुआन रान और मेरा वो बड़ा भाई जिससे मैं सबसे ज्यादा हेट करता था, अब उनके बारे में सोचकर भी मेरे अंदर कुछ फील नहीं होता था। लोशा ने मेरा काल्म एक्सप्रेशन देखा और हल्का हंस पड़ी। मुझे लगा तुम सैड हो जाओगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। क्यों? अब उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। ओह हाँ सिस्टर लू, शायद मैं कल थोड़ा लेट वापस आऊँ। मुझे नर्सिंग होम जाना है। ठीक है लोशा, जैसे जानबूझकर मेरे थोड़ा और करीब आ गई। कार ले जाना। मैंने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन उसने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। वो कार तुम्हारे लिए खरीदी गई थी। आखिर तुम वीर और शुअर के फादर हो। उसकी आवाज बेहद सॉफ्ट थी। इतना बर्डन मत फील करो। अगर तुम ड्राइव नहीं करना चाहते तो मैं या मांगी तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं खुद चला लूंगा। तुम दोनों जाओगी तो बहुत ज्यादा ऑस्टेंटेशियस लगेगा। बच्चों को सुलाने के बाद मैं अपने रूम में वापस आया, शावर लिया, पजामस पहने और बेड पर बैठ गया। पूरे कमरे में एक बेहद रिलैक्सिंग फ्लोरल फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। मुझे पता था ये वही काल्मिंग एसेंशियल ऑयल है जो लुओसिया और लुमेनी ने मुझे गिफ्ट किया था। पहले कोडिंग की वजह से मुझे अक्सर स्लीप इश्यूज होते थे, लेकिन जब से मैं ये एसेंशियल ऑयल यूज कर रहा हूँ मेरी स्लीप क्वालिटी एकदम इंप्रूव हो गई थी। उस रात भी मैं बेड पर लेटने के कुछ ही मिनट बाद गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। लुओसिया और लुमेनी नाइट गाउन्स पहने अंदर आई। लुमेनी ने जाकर सेंटेड कैंडल बुझाई, फिर बेड के किनारे बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, सिस क्या हमने थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया? उसकी आवाज में हल्की नर्वसनेस थी। आज पहली बार नया इंग्रेडिएंट वाला इस्तेमाल किया है। उसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। लुओसिया मेरे लेफ्ट साइड में लेट गई। उसकी उंगलियां बेहद प्यार से मेरे चेहरे को टच कर रही थी। मैंने इस ड्रग को 5 बार टेस्ट करवाया है। उसकी आंखों में अब वो कैमनेस नहीं थी जो वो मेरे सामने दिखाती थी। इस वक्त उसके अंदर का वो क्रेजी लव पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थी। मोन, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं और मानी ही तुमसे करते हैं, और तुम भी सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हो। सही? हैरानी की बात यह थी कि मैं नींद में ही हल्का सा बड़बड़ाया, जैसे स्लीप टॉकिंग कर रहा हूँ। मैं सिस्टर लुओ और उसकी सिस्टर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही लुओसिया का बॉडी हल्का ट्रेम्बल करने लगा, लेकिन वो डर नहीं था, वो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट था, जैसे कोई हंटर आखिरकार अपने ट्रैप में फंसे प्रे को देख रहा हो। हाँ, उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। फिर उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, कहो तुम्हें सबसे ज्यादा शिया से प्यार है और सबसे ज्यादा मैनी से प्यार है। नींद में ही मैंने धीरे से रिपीट किया, मुझे शिया सबसे ज्यादा पसंद है और मैनी भी। कहो तुम हमेशा हमारे रहोगे, हमेशा तुम्हारा। मेरी बात सुनते ही लुओसिया के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल आ गई, लेकिन दूसरी तरफ लुमेनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आखिरी बची हुई सैनिटी भी खत्म हो रही हो। उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी। सिस, उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं उसे किस करना चाहती हूँ। उसकी नजरें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल लुओसिया ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। हाइप्नोसिस अभी बस शुरू हुई है। उसकी आवाज लो लेकिन फर्म थी। हम इतने साल वेट कर चुके हैं, कुछ और दिन रुकने से कुछ नहीं होगा। लुमेनी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने अपनी सिस्टर का ट्रेम्बलिंग बॉडी देखा और उसकी आंखों में खुद से भी ज्यादा डेंजरस मैडनेस। आखिरकार लुमेनी ने हार मान ली, क्योंकि वो दोनों मुझे फोर्स नहीं करना चाहती थी। उन्हें सिर्फ मेरा बॉडी नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसा मोन चाहिए था जो पूरी तरह बॉडी और सोल दोनों से सिर्फ उनका हो। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैंने स्ट्रेच करते हुए लंबी सांस ली। वाह, ये एसेंशियल ऑयल सच में कमाल का है। मैंने खुद से कहा, कल तो मुझे एक भी ड्रीम नहीं आया। इतनी अच्छी नींद तो महीनों बाद आई है। रेडी होने के बाद मैंने क्लोथ चेंज किए और बिना सोचे समझे वही राउंड टेबल नाइट वॉच पहन ली जो सिस्टर्स ने गिफ्ट की थी। पहले मैं इतनी एक्सपेंसिव चीजें केयरफुली संभाल कर रखता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगा। मैंने बस कैजुअली वॉच पहनी, जैकेट डाली और रूम से बाहर निकल गया। डैडी, दोनों छोटे फ्लफ बॉल्स पहले से जाग चुकी थी, क्योंकि उनकी मदर्स ने उन्हें बताया था कि डैडी अभी सो रहे हैं, इसलिए दोनों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। तभी साइड में खड़े अंकल जंग ने मुझे देखकर स्माइल की। मिस्टर मो, आप जाग गए। एल्डेस्ट यंग लेडी कंपनी चली गई है। सेकंड यंग लेडी आपका इंतजार कर रही है ताकि साथ में ब्रेकफास्ट कर सके। शिया इतनी जल्दी चली गई। मेरे मुंह से ये बात नेचुरल तरीके से निकल गई, लेकिन मेरी बात सुनकर अंकल जंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। शिया, इतने इंटीमेट तरीके से मुएक्सवान ने पहले कभी एल्डेस्ट यंग लेडी को एड्रेस नहीं किया था, लेकिन अगले ही पल में बिल्कुल नॉर्मली दोनों बच्चियों को उठाकर हंसते हुए उन्हें कोक्स करने लगा। एल्डेस्ट यंग लेडी को कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। अंकल जंग ने ज्यादा नहीं सोचा, आखिर मैं दोनों बच्चियों का बायोलॉजिकल फादर था और शुरुआत से ही कई इंपॉर्टेंट मैटर्स में इन्वॉल्व भी रहा था। शायद उसे लगा कि आखिरकार मैं थोड़ा ओपन अप होने लगा हूं। ब्रदर, जल्दी और ब्रेकफास्ट करो। डाइनिंग हॉल में बैठी लुमेनी आज प्योर व्हाइट लॉन्ग ड्रेस पहने हुई थी। उसके नेक पर वही नेकलेस चमक रही थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ सेकंड के लिए मेरी नजरें उस पर टिक गईं। मुझे भी बाद में कंपनी जाना है, उसने स्माइल करते हुए कहा। एक इवेंट अटेंड करना है। अगर जल्दी खत्म हो गया तो क्या मैं तुम्हारे साथ नर्सिंग होम चलूं, ग्रैंडमा से मिलने? ये सुनकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंस पड़ा। नहीं नहीं, रहने दो। पिछली बार जब तुम दोनों मेरे साथ आई थी तब पूरे नर्सिंग होम को पता चल गया था कि मैं कौन हूँ, मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। और मुझे आज आफ्टरनून में स्कूल भी जाना है, शाम तक जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने लुमेनी की तरफ देखकर पूछा, मैनी, तुम्हें उस शॉप का केक खाना था ना? उसकी आंखें तुरंत चमक उठी।
मैं रात को वापस आते वक्त तुम्हारे लिए ले आऊंगा। रियली? लुमेनी इतनी खुश हो गई जैसे कोई बच्चा फेवरेट टॉय मिलने पर होता है। मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। ये सीन देखकर साइड में खड़े अंकल जुंग फिर से शॉक हो गए। मिस्टर मो को अचानक क्या हो गया? एक रात की नींद के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह अलग इंसान बन गया हो। पहले तो वो हमारी यंग लेडीज के सामने ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, और आज न सिर्फ एड्रेस करने का तरीका बदल गया था, बल्कि उसकी आवाज में एक नेचुरल अफेक्शन भी था। लेकिन लुमेनी को इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा, बल्कि वो अंदर ही अंदर बेहद एक्साइटेड थी। सिस का फॉर्मूला सच में काम कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। शुअर और वीर को फ्रूट फ्लेवर पसंद है ना? मैंने दोनों बच्चों की तरफ देखकर पूछा, डैडी तुम दोनों के लिए भी केक लाएगा? ये दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी। मैंने झुककर दोनों के चीक्स पर किस किया। चलो अब पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। अंकल जुंग साइड में खड़े सब देख रहे थे। मोएक्स-वन बिल्कुल सेम भी लग रहा था और फिर भी पूरी तरह डिफरेंट भी, लेकिन उन्होंने आखिरकार मन में सोचा, जो भी हो किसी न किसी तरह ये अच्छी बात ही है। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने दोनों बच्चियों को प्यार से समझाया कि डैडी शाम तक वापस आ जाएगा। फिर मैं गैरेज की तरफ चला गया। वहां खड़ी लिमिटेड एडिशन मेबच देखते ही मैंने हल्की सांस छोड़ी। बुगट्टी कार्बन तो बहुत ज्यादा फ्लैशी हो जाएगी। आखिरकार मैंने मेबच ही निकाली। दूर खड़े अंकल जुंग मुझे कार ड्राइव करते देखकर फिर से स्टन रह गए। ये तो रेयर सीन है, उन्होंने धीरे से कहा। मिस्टर मो आखिरकार केप्ट मैन वाली लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करने लगे हैं। तभी उन्होंने देखा कि लुमेनी भी बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। वो तुरंत उसके पास गए। सेकंड यंग लेडी, मिस्टर मो आज वो वॉच पहन कर गए हैं जो आपने और एल्डेस्ट यंग लेडी ने गिफ्ट की थी। उनकी आवाज में शॉक साफ था। और वो नर्सिंग होम भी आपकी खरीदी हुई कार से गए हैं। ये सुनकर भी लुमेनी बिल्कुल काम रही, बल्कि उसके होठों पर सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। क्या ये अच्छी बात नहीं है? फिर उसने कैजुअल टोन में कहा, ओ हाँ, जो दूसरी कार हमने उनके लिए खरीदी थी उसे भी जल्दी यहाँ डिलीवर करवाओ। अंकल जुंग ने लंबी सांस छोड़ी। मिस्टर मो आप आखिरकार गिर ही गए। इतने साल तक रेजिस्ट कर पाना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उनके मन में अजीब सा अनईजीनेस था। आखिर सिर्फ एक रात की नींद के बाद कोई इतना कैसे बदल सकता है? दूसरी तरफ मैं मेबक ड्राइव करते हुए अंदर ही अंदर सोच रहा था, रिच पीपल की लाइफ सच में कितनी बोरिंग होती है। ऐसा नहीं था कि मैं पहले कभी मेबक में नहीं बैठा था, लेकिन मो फैमिली की कार्स और इस कार में फर्क दिन और रात जैसा था। नर्सिंग होम पहुंचने के बाद मैंने रास्ते से खरीदे हुए फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स उठाए और अंदर चला गया। वहां के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। पिछली बार जब लोसिया और लुमेनी यहाँ आई थी, तब उन्होंने फैसिलिटी के हर स्टाफ को 2000 युआन वाले रेड एनवेलोप्स दिए थे। यहाँ तक कि क्लीनिंग लेडीज और सिक्योरिटी गार्ड्स तक को नहीं छोड़ा। दोपहर में उन्होंने पूरे फैसिलिटी के लिए 5 स्टार होटल से लंच भी ऑर्डर किया था। इसलिए चाहे स्टाफ हो या पेशेंट्स, यहाँ हर इंसान मुझे देखकर बेहद वार्म और फ्रेंडली रहता था। मिस्टर मो आप आ गए। एक नर्स मुझे देखते ही जल्दी से मेरी तरफ आई। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। आपको जल्दी अंदर जाना चाहिए। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या हुआ? नर्स ने धीरे से कहा, आज एक वुमन आई है और उसके साथ एक यंग मैन भी है। वो ओल्ड मैडम से मिलने आए। हालांकि उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, लेकिन ओल्ड मैडम की तबीयत अच्छी नहीं लग रही। एक वुमन और एक यंग मैन, ये सुनते ही मेरे होठों पर कोल्ड स्माइल आ गई। गेस करने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे पहले से पता था वो कौन है। जैसे ही मैं ग्रैंडमा के रूम के पास पहुंचा, अंदर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे सुनते ही मुझे डिस्गस्ट महसूस होने लगा। मॉम आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? वो वुमन स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी। आपके पास जो शेयर्स हैं उनका आपके लिए कोई यूज नहीं है। ग्रैंडपा और चैंगशान बस आपको और मोएक्स-वन को एक चांस दे रहे हैं। आखिर हम सब फैमिली ही तो हैं। फिर इतना टेंस माहौल क्यों? वो थी किनी, मेरी बायोलॉजिकल मदर, किन ज्वेलरी की सीईओ। सच कहूं तो उसकी ब्यूटी किसी मूवी स्टार से कम नहीं थी। मेरा चेहरा लगभग पूरी तरह उसी और मेरे फादर मो चोंगशन का मिक्स था। और उसके पीछे खड़ा था एक यंग मैन, लगभग 20 साल का। उसका नाम था जैंग सैंग, किनी का असिस्टेंट और प्रैक्टिकली उसका एडॉप्टेड सन। ऐसा करते हैं, किनी फिर से बोली, ये शेयर्स को बराबर डिवाइड कर देते हैं। 5% मोएक्स-वन को और 5% जिनपैंग को। आखिर मोएक्स-वन कंपनी में वर्क भी तो नहीं करता, उसे ज्यादा शेयर्स देना ठीक नहीं है। ग्रैंडमा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा कमजोर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें अब भी शार्प थी। वो बस विंडो की तरफ देख रही थी और कुछ नहीं बोली। पास खड़ी ऑन जैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अगर ग्रैंडमा ने हाथ उठाकर उसे रोका ना होता तो शायद वो वहीं किनी को थप्पड़ मार देती। मॉम, किनी फिर बोली, फैमिली को इस तरह तोड़ने का क्या फायदा? आखिर मोन को रेस करना शुरू से ही मिस्टेक था। मैं मानती हूँ आप उससे प्यार करती, लेकिन अब हालत यह है कि आप और ग्रैंडपा साल में एक बार भी एक दूसरे से नहीं मिलते। ये सब मीनिंगलेस है। तभी ग्रैंडमा अचानक हंसी, लेकिन वो हंसी पूरी तरह कोल्ड थी। ओ, तो मुझे तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द चाकू जैसा शार्प था। पहली बार देख रही हूँ कोई बायोलॉजिकल मदर अपने 2 साल के बेटे को मदर इन लॉ के पास फेंक दे, फिर खुद सालों तक उसकी परवाह न करे और बाद में उसी मदर इन लॉ को ब्लेम करे कि उसने बच्चा खराब रेस किया। किनी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, लेकिन ग्रैंडमा रुकी नहीं। दूसरों के बच्चों को रेस करने में तुम इतनी इंटरेस्टेड रहती हो, लेकिन अपने खुद के बेटे के बारे में पूछने तक नहीं आई। और अब मेरे ग्रैंडसन के लिए थोड़ा फ्यूचर सिक्योर रखना भी गलती बन गया। किनी को सामने से ऐसे डांट पड़ रही थी, लेकिन उसके पास एक भी शब्द नहीं था जवाब देने के लिए। तभी उसके पीछे खड़ा जिंगसियांग अचानक फेक स्माइल के साथ आगे बढ़ा। उसकी आवाज उसके चेहरे की तरह सॉफ्ट और एफेमिनेट थी। उसकी आवाज बिल्कुल वीक और एफेमिनेट थी। ग्रैंडमा, आप जो बोल रही हैं वो सही नहीं है। एडॉप्टिव मदर ने उस वक्त अकेले 4 बड़े बच्चों को रेस किया था। छोटे भाई को दूर भेजना उनकी मजबूरी थी, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ग्रैंडमा ने बिना कोई कोर्टेसी दिखाए उसे बीच में ही काट दिया। यहाँ बोलने की जगह है तुम्हारी। उनकी आंखें सीधे किनी पर टिक गई। यही है वो गुडसन जिसे तुमने रेस किया। जब एल्डर्स बात कर रहे हो तब एक आउटसाइडर जूनियर बीच में बोलता है, मॉम मॉम, उसे डिफिकल्ट मत बनाई। किनी जल्दी से बीच में आई। आप मुझे एक शब्द तक नहीं बोलने दे रही। ग्रैंडमा ठंडी हंसी। ओह,
तो उस वक्त तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तुम सबने मिलकर मेरे ग्रैंडसन को ह्यूमिलिएट किया था। उनकी आवाज अचानक और शार्प हो गई। आखिर तुम्हारा असली बेटा कौन है, या तुम लोग नेचुरली ही शेमलेस हो? ग्रैंडमा ने कीनी को बिल्कुल भी फेस नहीं दिया। एक बार फिर बोलो। उनकी आंखों में गुस्सा साफ चमक रहा था। ये शेयर्स मेरे ग्रैंडसन मोन के हैं। पुराने लोग सही कहते थे, असली फीलियल पाइटी वही है जो बुजुर्गों के पास रहकर निभाई जाए। खुशी वही मिलती है जहां बच्चे घुटनों के पास बैठे। उन्होंने तिरस्कार भरी नजर से कीनी को देखा। तुम्हारे पूरे फैमिली में मोन के अलावा किसने ये किया? मो जिनपिंग, तुम्हारी 3 बेटियां? फिर उन्होंने खुद पर हाथ रखा। मेरी क्या स्टेटस है कि मैं मो फैमिली के यंग मास्टर और यंग लेडीज को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं मान सकती? क्या मैं इतनी भी वर्दी नहीं कि वो मेरे पास बैठकर मुझे खुशी दें? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े जैसा गिर रहा था। अगर इतना ही टाइम है तुम्हारे पास बकवास करने का, तो जाओ अपने हस्बैंड और ग्रैंडपा को समझाओ। ऊपर वाला सब देख रहा है। बच्चा पैदा करके उसे रेज न करना और फिर उसी बच्चे के साथ क्रूअल होना। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कभी लाइटनिंग गिर जाएगी? कीनी गुस्से से कांपने लगी। उसने ग्रैंडमा को घूरा और कोल्ड लाफ के साथ बोली, मॉम, तो आप पूरी तरह हमारे खिलाफ जाना चाहती हैं? उसकी आवाज धीरे धीरे हार्श होती जा रही। उस अनफिलियल सन के अलावा आपके पास है ही क्या? मोन और ये 10% शेयर्स। उसने ताना मारते हुए कहा, आपके हस्बैंड आपको एक्नॉलेज तक नहीं करते। आपकी 3 ग्रैंड डॉटर्स और एक ग्रैंडसन तक आपको केयर नहीं करते। अगर मुझे पहले पता होता कि आप उसे ऐसा रेस करेंगी तो मैं मर जाती, लेकिन अपने बेटे को आपके पास कभी नहीं छोड़ती। ऐसा कैसा? उसी वक्त मेरी आवाज रूम में गूंजी। मैं डेडपन एक्सप्रेशन के साथ अंदर चला आया। जैसे ही जैंग सयंग ने मुझे देखा, वो इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गया और सीधे कीनी के पीछे छिप गया। लेकिन मैंने उसे एक नजर तक नहीं देखा। मैं सीधा ग्रैंडमा के पास गया और बेहद जेंटल वॉइस में बोला, ग्रैंडमा, मैं इन्हें बाहर छोड़ आता हूँ। मो एक्स1। कीनी अचानक चिल्लाई, तुम्हारे पास मैनर्स नाम की चीज है भी या नहीं? एल्डर्स बात कर रहे हैं। वो जानबूझकर ग्रैंडमा के अर्लियर वर्ड्स यूज कर रही। और मैं तुम्हारी मदर हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ? मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस ग्रैंडमा को आराम से लिटाया और ब्लैंकेट ठीक की। फिर ठंडी आवाज में बोला, स्योकिन, जो कहना है बाहर चलकर बोलो। मेरी आवाज धीरे धीरे डेंजरस होती जा रही थी। अगर यहाँ और ड्रामा किया तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता। आखिरकार मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारता क्योंकि तुम मेरी बायोलॉजिकल मदर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आसानी से वुमेन पर हाथ नहीं उठाता। फिर मेरी नजर सीधे उसके पीछे छिपे जंग पर गई, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। कीनी गुस्से में खड़ी हो गई, लेकिन उसने सच में एक शब्द और बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी मैं क्या कर सकता। आखिर मैं नेशनल मार्शल आर्ट्स मास्टर जैंग का डायरेक्ट डिसिपल था। ग्रैंडमा, मैं इन्हें बाहर निकाल कर आता हूँ, फिर वापस आकर आपसे बात करूंगा। मैंने फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स बेड साइड टेबल पर रख दिए। फिर ऑन्ट जैंग की तरफ मुड़कर कहा, ऑन्ट जैंग, यहाँ फ्रेश चेरीज हैं, प्लीज इन्हें वॉश करके बाद में ग्रैंडमा को दे दीजिए। ऑन्ट जैंग ने कीनी को ऐसा घूरा जैसे अभी वहीं फाड़ देगी। जाओ मोन, अगर कुछ हो बस बोल देना। फिर उसने अपनी स्लीव ऊपर की। तुम विमेन पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन मैं उठाती हूँ। ये सुनकर मैं हल्का हंस पड़ा और हाथ हिलाया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मदर की तरफ देखा, मेरा एक्सप्रेशन तुरंत आइस कोल्ड हो गया। मैंने डोर की तरफ इशारा किया, चलो बाहर बात करते हैं। कीनी और जंग दोनों मुझे सच में प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए दांत पीसते हुए बाहर निकल गए। हम तीनों नर्सिंग होम के कोर्टयार्ड में पहुंचे। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, स्योकिन, पिछली बार भी ग्रैंडमा ने साफ कहा था, अगर शेयर्स चाहिए तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू दो। मेरी आंखों में मौकरी थी। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बिना एक पैसा खर्च किए चाहिए। क्या मजाक चल रहा है? कीनी ने तुरंत जवाब दिया, मोहन, तुम और तुम्हारी ग्रैंडमा ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर हम फैमिली हैं। इतनी क्लियर लाइंस खींचने की क्या जरूरत है? उसने जैसे मुझे समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ग्रैंडमा के शेयर्स नहीं देंगे। ऐसा करते हैं कि इन ज्वेलरी के शेयर्स में तुम्हें एक्स्ट्रा 3% देंगे। ये पैसे तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए काफी होंगे। बस करो स्योकिन। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हारे फैमिली से सारे रिलेशंस कट कर चुका हूँ। फिर मैंने उसके बगल में खड़े जंग की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज में साफ मौकरी थी। तुम्हारे अडॉप्टेड सन के पास किन ज्वेलरी के 10% शेयर्स हैं और मुझे सिर्फ 3%। मैंने हल्की हंसी छोड़ी। बिजनेस ऐसे नहीं होती। कीनी तुरंत डिफेंसिव हो गई। मैंने उसे बचपन से रेस किया है। वो हमेशा फेलियर रहा है। हेल्थ खराब होने के बावजूद कंपनी में मेरा असिस्टेंट बनकर हार्ड वर्क करता है। फिर उसकी आवाज अचानक कोल्ड हो गई। और तुम मेरे बेटे जैसे हो ही नहीं। मैं तुम्हें 1 सेंट तक नहीं दूंगी और तुम्हें अभी भी मेरी कंपनी के शेयर्स चाहिए। ओह, तो अब सब मेरी गलती हो गई। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी पूरी तरह कोल्ड थी। सच कहूं, मेरी बायोलॉजिकल मदर और फादर सच में हेवन मेड कपल हैं। मेरी आंखें सीधे कीनी पर थी, दोनों बराबर के शेमलेस। तुम और चेयरमैन मो ने खुद डिसाइड किया था मुझे दूर भेजने का, और अब बोल रही हो कि मैं फीलियल नहीं हूँ। मेरी आवाज धीरे धीरे और हैवी हो रही थी। क्या किसी डॉग ने तुम्हारे चेहरे से शेम चाट ली है? मो एक्स1। कीनी गुस्से से चिल्लाई। तभी जैंग तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया। लिटिल ब्रदर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उसकी आवाज हमेशा की तरह सॉफ्ट थी। इस बात के लिए मॉम को ब्लेम मत करो। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। साइड हटो। मैंने उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। तुम पर ब्रेथ वेस्ट करने का भी मन नहीं करता। फिर मैंने अपना फिस्ट टाइट किया। ये देखते ही जैंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो फिर से कीनी के पीछे छिप गया। उसी पल मैंने पहली बार कीनी की आंखों में एक हार्ड टू डिटेक्ट डिस्गस्ट देखा, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, वो जैंग के लिए था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, फ्यूचर में यहाँ मत आना। मेरी नजरें अब पूरी तरह हेट से भरी थी। मेरी ग्रैंडमा के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर मैंने सीधे कीनी की आंखों में देखा। कीनी, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे ग्रैंडपा, तुम्हारे बच्चे। मेरी आवाज भारी हो गई। तुम सब, और ये भी। मैंने जंग की तरफ देखा। मैं दिल से चाहता हूँ तुम सब की मौत बेहद दर्दनाक हो। मेरी बात सुनते ही कीनी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसका दिल जैसे सच में कांप उठा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसने फिर से खुद को संभाल लिया और गुस्से में चिल्लाई, मो एक्स1, तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा जैसे हो। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। 2 किताबें पढ़ ली और खुद को बहुत नोबल समझने लगे। हमेशा दूसरों को नीचे देखते हो। फिर उसने ताना मारा, तुम कभी जिनपैंग जितने अच्छे नहीं बन सकते और ना ही जंग जितने
ये सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो स्माइल पूरी तरह मॉकिंग थी। मैंने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा अडॉप्टेड सन बचपन से तुम्हारे पास रहा है। मेरी आवाज में साफ जहर था। देख ही रहा हूँ कितना यूजफुल निकला वो, पूरी तरह निचुड़ चुका है। मैंने मॉकिंग स्माइल के साथ जंग को ऊपर से नीचे तक देखा। स्यूकिन, तुम भी कमाल हो, इतना वाइल्ड गेम खेल रही हो। मेरी बस एक लाइन ने कीनी जैसी सीईओ को सीधे गाली देने पर मजबूर कर दिया। तुम आखिर बकवास क्या कर रहे हो? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कैपिटल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होकर तुम्हारी यही क्वालिटी है। लेकिन मैंने उसे देखने तक की जरूरत महसूस नहीं की। मैं बस हल्का सा हंसा। ठीक है, मान लो गलती मेरी है। फिर मैंने जानबूझकर थोड़ा पॉज लिया और हाफ स्माइल के साथ कहा, लेकिन आजकल गॉडफादर और गॉडमदर जैसे वर्ड्स गाली क्यों बन चुके हैं? ये समझ आ गया। मेरी नजरें सीधे जैंग पर टिक गईं। वैसे क्या ये सच में तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है? कोर्टयार्ड का माहौल सेकंड भर में फ्रीज हो गया। नहीं तो एक्सप्लेन कैसे करोगी कि तुम इसे हर जगह साथ लेकर घूमती हो? मेरी बात सुनते ही कीनी का चेहरा एकदम पेल पड़ गया और जंग, उसकी नजरें तुरंत इधर उधर भागने लगी। ये देखकर मेरे होठों पर कोल्ड स्माइल आ गई। जैसा सोचा था वैसा ही है, मैंने धीरे से कहा। लुओसिया और लुमेनी के लोग गलत नहीं थे। फिर मैंने पूरी तरह यूनिंटरेस्टेड टोन में कहा, जाकर चेयरमैन मो को बोल दो शेयर्स चाहिए तो पैसे लेकर आए। मेरी आंखों में साफ डिस्गस्ट था। तुम्हें एक सेकंड और देखना भी मुझे सिक फील करा रहा है। फिर मेरी आवाज और ठंडी हो गई। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और ग्रैंडमा के करीब आने की कोशिश मत करना। मैंने सीधे कीनी की आंखों में देखा। अगर मैं एक्नॉलेज करूं तभी तुम मेरी मदर और ग्रैंडमा की डॉटर इन लॉ हो। फिर मैंने बिना इमोशन के कहा, अगर नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनते ही शेम और रेज से भरी कीनी सीधे मेरी तरफ झपटी और हाथ उठाकर मुझे स्लैप मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी रिस्ट हवा में ही पकड़ ली। अब भी मुझे मारना चाहती हो? मेरी आवाज आइस कोल्ड थी। पहले मैं स्टूपिड था जो तुम्हें मदर समझता था। मैंने उसकी रिस्ट थोड़ा टाइट की। मैडम किन, मुझे मजबूर मत करो कि मैं सच में किसी वुमन पर हाथ उठा दूं। कीनी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसकी नजर मेरी राइट रिस्ट पर गई और वो वहीं फ्रीज हो गई। उसकी आंखें वॉच पर टिक गई थी। कीनी पहले रॉजर डुबीस के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में जा चुकी, इसलिए उसने एक नजर में पहचान लिया कि मेरी रिस्ट पर जो वॉच थी वो फेक नहीं, बिल्कुल रियल थी। तुम्हारी वॉच, वो बस इतना ही बोल पाई। मैंने अपनी रिस्ट की तरफ देखा, फिर इरिटेटेड होकर कहा, तुम्हारे किसी काम की बात नहीं है। और मैं वापस नर्सिंग होम की तरफ मुड़ गया। अडॉप्टिव मदर, आप ठीक हैं? मेरे जाते ही जंग जल्दी से कीनी के पास आया। शायद हमें वापस चलना चाहिए। लिटिल ब्रदर यहाँ है तो कोई बात प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं हो पाएगी। लेकिन कीनी ने उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया। वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी बैग को देखती रही। अभी जब मैंने हाथ उठाया था तब उसने वॉच को क्लियर देखा था। वो सच में रियल थी, लिमिटेड एडिशन, 4 मिलियन युआन से ज्यादा की कीमत वाली। और मो एक्स1 वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। ग्रैंडमा के पास शेयर्स जरूर थे, लेकिन ग्रैंडपा ने पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि ईयर एंड डिविडेंड का बड़ा हिस्सा डिडक्ट किया जाए। इसलिए ग्रैंडमा को साल में मुश्किल से 2 या 3 लाख युआन मिलते थे। मेरे साथ वापस नर्सिंग होम के अंदर चलो। आखिरकार कीनी ने धीरे से कहा, कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। दूसरी तरफ उसी समय लुओसिया अपने कंपनी ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और हल्का सा फ्राउन कर दिया। अगले ही सेकंड उसने कॉल बेल दबाई। डोर तुरंत खुला और एक वुमन अंदर आई। लगभग 30 साल की उम्र, टॉल फिगर, बिल्कुल पॉपुलर ट्री की तरह स्ट्रेट पोस्चर, ब्लैक वुमेन सूट और शॉर्ट नीट हेयर। उसके चेहरे पर हीरोइक ऑरा साफ दिख रही थी। सिस्टर हुए, लुओसिया ने काम वॉइस में कहा। कीनी नर्सिंग होम गई है। वो हमारे बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो मैं और मैनी है। फिर उसकी आवाज थोड़ी कोल्ड हो गई। लगता है वो फिर से मो एक्स1 की ग्रैंडमा को परेशान करने पहुंच गई। सिस्टर हुए ने तुरंत सिर झुका दिया। अंडरस्टूड, एल्डेस्ट मिस। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अपनी सिस्टर को भेजूं? उन्हें थोड़ा वार्निंग देने के लिए जरूरत नहीं। लुओसिया हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसकी स्माइल में चिलिंग क्लिंग इंटेंट छिपी हुई थी। हमने अभी तक उनकी 3 फैमिलीज को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो अभी यूजफुल है। सिस्टर हुए ने हल्की सांस छोड़ी। ओल्ड मैडम वो के लिए एल्डेस्ट मिस ने पहले ही बहुत कुछ किया है। उसकी आवाज रिस्पेक्ट से भरी थी। अगर आप और सेकंड में स्पेशलिस्ट हायर करने के लिए इतना पैसा न खर्च करते तो शायद ओल्ड मैडम वो काफी पहले। वो मो एक्स1 की आखिरी रिलेटिव है। लुओसिया ने धीरे से उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में हल्की लोनलीनेस थी। मैं बस चाहती हूँ कि वो हैप्पी रहे। फिर उसने काम होकर कहा, जाओ अपना काम करो। उसकी आवाज फिर से आइस कोल्ड हो गई। वो फैमिली तक मैसेज पहुंचा दो। उसकी आंखों में डेंजरस लाइट चमकी। मुझे उनके एसेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मो एक्स1 को उनसे कहीं ज्यादा दे सकती हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन शेयर्स चाहिए तो प्रॉपर प्राइस पे करनी होगी। उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे टैप कर रही थी। कोई तरीका निकालो जिससे उन्हें मजबूर होकर ग्रैंडमा के शेयर सही कीमत पर बाय बैक करने पड़े। दूसरी तरफ नर्सिंग होम में कीनी का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। पूरे नर्सिंग होम को ट्रीट देना, 5 स्टार होटल का लग्जरी टेकआउट, हर स्टाफ को 2000 युआन के रेड एनवेलोप्स और फिर मेरी रिस्ट पर वो 4 मिलियन युआन वाली वॉच। उसने दांत भींच लिए। क्या मो एक्स1 किसी रिच ओल्ड वुमन का केप्ट मैन बन गया है? उसके चेहरे पर डिस्गस्ट और रेज मिक्स हो चुके थे। ये रेबेलियस सन। तभी जांग ने धीरे से कहा, मॉम। लेकिन किनी ने तुरंत उसे घूरा। मैंने क्या कहा था तुम्हें? उसकी आवाज लो लेकिन डेंजरस थी। ये सुनते ही जांग ने जल्दी से अपना टोन बदला। अडॉप्टिव मदर, उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, क्यों ना आप वापस जाकर हस्बैंड को बता दें कि मो एक्स1 सच में किसी रिच वुमन द्वारा केप्ट है। उसकी आंखों में फेक कंसर्न था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन कीनी अब भी चुप थी। वो बस उसे लेकर नर्सिंग होम के गेट तक चली गई। फिर धीरे से बोली, मुझे पता लगाना होगा कि ये रिबेलियस सन आखिर किस वुमन के साथ है। उसकी आंखें नैरो हो गई। इतना जनरस होने के लिए वो कोई ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं हो सकती। फिर उसकी आवाज और हैवी हो गई। अगर उस लड़के ने सच में किसी वेल्दी फैमिली की वुमन को हुक कर लिया। उसने धीरे से जैंग की तरफ देखा। तो तुम्हारा मैटर शायद ज्यादा दिनों तक हाइड नहीं रह पाएगा। जब मैं वापस ग्रैंडमा के रूम में पहुंचा, उन्होंने मुझे चिंता से देखा। मोहन, तुम्हारी उस फूलिश मदर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने बैग से एक एप्पल निकाला और फ्रूट नाइफ से उसे पील करने लगा। कुछ नहीं हुआ ग्रैंडमा। मेरी आवाज बिल्कुल काम थी। वो अब मेरी मदर नहीं है।
ग्रैंडमा ने हल्की सांस ली। अगर वो शेयर्स चाहते हैं तो दे देना चाइल्ड, उन्होंने कमजोर स्माइल के साथ कहा। आखिर वो तुम्हारे ही हैं। ग्रैंडमा ने मुझे हल्का सा डांटते हुए कहा, तुम्हारे फादर और मो जिनपिंग के हाथों में मो फैमिली वैसे भी खत्म होने वाली है। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन हर शब्द बेहद क्लियर था। जब तक मेरे अंदर थोड़ी ताकत बाकी है, मैं ये पैसा जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ में देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चाहे लुओ फैमिली की उन दोनों लड़कियों के साथ तुम्हारा फ्यूचर बने या ना बने, ये पैसा तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए काफी होगा। मैं चुपचाप एप्पल पील करता रहा क्योंकि सच ये था, मैं खुद भी अच्छी तरह जानता था कि ग्रैंडमा गलत नहीं थी। मैं खुद को सेंट नहीं दिखा रही। ग्रैंडमा हल्का हंस पड़ी। लेकिन मो फैमिली को मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ। उनकी आंखों में निराशा थी। मो जिनपिंग चाहे जितना पैसा उड़ा दे, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ऊपर एक पैसा खर्च करना पड़े तो सबको दर्द होने लगता है। रूम कुछ सेकंड के लिए क्वाइट हो गया। फिर मैंने धीरे से पूछा, ग्रैंडमा। मेरी आवाज हैवी थी। अगर मैं उनसे रिवेंज लूं, मैंने नाइफ रोक दिया। अपने पेरेंट्स, ग्रैंडपा और उन सब से मेरी नजरें नीचे थी, तो क्या आप मुझसे हेट करेंगी? ग्रैंडमा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने वो एप्पल भी नहीं लिया जो मैं उन्हें दे रहा था। काफी देर बाद उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। मुझे पता है तुम उनसे नफरत करते हो। उनकी आवाज में थकान थी। जब मैं आंखें बंद कर लूंगी, उन्होंने धीरे से कहा, उसके बाद तुम क्या करते हो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मुझे पहले से पता था ग्रैंडमा यही कहेंगी। आखिर वो आदमी चेयरमैन मो उनका हस्बैंड था। आधी जिंदगी उन्होंने उसके साथ बिताई थी और कभी वो सच में एक दूसरे से प्यार भी करते थे। और फिर उनका वो बेटा जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से रेस किया था। असल में ग्रैंडमा अचानक विंडो की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। तुम्हारे फादर पहले ऐसे नहीं थे। उनकी आवाज धीमी हो गई। सब उस बिच की वजह से हुआ। मैं थोड़ा चौंका। सियोकीन? लेकिन ग्रैंडमा ने सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, उसकी फर्स्ट लव। उनकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। एक डांसर थी, लाई यू जेन। फिर उन्होंने जैसे खुद को रोक लिया। छोड़ो। उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, मोहन तुम जाओ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ये सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से ब्लैंकेट ठीक किया और उन्हें अच्छे से रेस्ट करने को कहा। फिर बाहर निकलने से पहले मैंने चुपचाप ऑन जांग को 10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। वो बार बार मना करती रही, लेकिन मैंने फोर्स करके पैसे दे दिए। रूम से बाहर आते ही ऑन जांग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे साइड में खींच लिया। उनकी आवाज धीमी थी। मॉजविन। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ओल्ड मैडम अब पहले से ज्यादा सोने लगी। उनकी आंखें हल्की लाल हो गई और उनकी स्पिरिट भी तेजी से कमजोर हो रही है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेंटल प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। मेरा गला थोड़ा भारी हो गया, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिलाया। मुझे पता है ऑन जाएंग। सच तो यह था, ग्रैंडमा पिछले 2 साल सिर्फ इसलिए और जी पाई क्योंकि लुओजिया और लुमेनी ने स्पेशलिस्ट हायर करने में बेहिसाब पैसा खर्च किया था। उन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स पर ही 2-3 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च कर दिए थे, बस ग्रैंडमा का टाइम थोड़ा और बढ़ाने के लिए। मैं लगभग हर दूसरे दिन नर्सिंग होम आता था, चाहे कितना भी बिजी रहूं। ग्रैंडमा से मिले बिना नहीं रह पाता था। आंट जंग को गुड बाय कहने के बाद मैं पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रास्ते में फिर से कीनी और जंग सेयंग ने मुझे रोक लिया। मैंने इरिटेटेड होकर पूछा, अब क्या है? मेरी आवाज में साफ अनविलिंगनेस थी। जो बोलना था मैं पहले ही क्लियर बोल चुका हूँ। ये सुनते ही कीनी ने स्नीयर किया, मोहन तुम्हारे पास स्किल्स तो काफी हैं। उसकी आंखों में मौकरी थी। अब समझ आया तुम इतना एरोगेंट क्यों घूम रहे हो। फिर उसने बेहद डिस्गस्टेड टोन में कहा, कैपिटल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होकर किसी ओल्ड वुमन द्वारा केप्ट होना। उसने ताना मारा, तुम्हें शेम नहीं आती? ये सुनते ही मुझे समझ आ गया, ये दोनों अभी तक गए नहीं थे। मतलब इन्होंने नर्सिंग होम में लियो से और बाकी लोगों की बातों के बारे में कुछ न कुछ सुन लिया था। मैं हल्का हंसा। क्या तुम्हें लगता है दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह है? फिर मैंने सीधे जंग की तरफ देखा। जरा साइड वाले इंसान को देखो। मेरी आवाज में जहरीला मौकरी था। बॉडी पूरी तरह हॉलो हो चुकी है उसकी। मैंने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, थोड़ा केयरफुल रहना, कहीं एक दिन बेड पर ही ना मर जाए। तुम? कीनी गुस्से से कांप गई। ये तुम? मैं उसे बीच में ही काटते हुए बोला, तुम मैं छोड़ो ये सब। फिर मैंने सीधा पूछा, अगर तुम उसे हर जगह साथ लेकर घूम सकती हो। मेरी नजरें जांग पर टिक गई। तो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी एक लाइन ने कीनी को लगभग चोक कर दिया और मैंने उसे साइड में हटाया और सीधे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। पीछे से कीनी गुस्से में चिल्लाई, ये रिबेलियस सन। वो अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को काम करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने जांग को घूरा। तुम बस खड़े होकर उसे मुझे प्रोवोक करते देखते रहोगे। जांग का चेहरा डर से सफेद था। एडॉप्टिव मदर। मैं उसकी आवाज कांप रही थी। वो अभी भी मो फैमिली वाले इंसिडेंट को नहीं भूला था। उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब थी कि शायद मैं किक में उसे आईसीयू पहुंचा सकता था। कीनी ने आखिरकार इरिटेटेड होकर लंबी सांस ली। छोड़ो, उसने थके हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी इस बॉडी के साथ। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक लिमिटेड एडिशन मेबक आकर उनके सामने रुकी। कार विंडो धीरे धीरे नीचे आई और मैंने अंदर बैठे बैठे ही उन्हें सार्केस्टिक स्माइल दी। सियोकिन, मैंने काम टोन में कहा, तुम्हारे पास कोकिंग है ना? दोनों कुछ सेकंड तक बिल्कुल फ्रोजन रह गए। 4 मिलियन युआन वाली नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल वॉच, लिमिटेड एडिशन मेबच। आखिर वो वुमन मोन को कितना पसंद करती थी। जांग ने मुझे वेनमस लुक दिया, लेकिन अगले ही पल डर कर सिर नीचे कर लिया। शायद उसे डर था कि अगर मेरी नजर उससे मिली तो मैं सच में वहीं उसे मार दूं। कैपिटल यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैंने कार पार्क की। तभी फोन पर वीडियो कॉल आ गई। कॉलर आईडी पर लिखा था लिटिल सिस्टर लुओ। लेकिन यूजुअली जब सिस्टर्स वीडियो कॉल करती थी तो इसका मतलब साफ हो, किड्स ने डिमांड की। और सच में जैसे ही मैंने कॉल पिक की, 2 चबी लिटिल फेसेस पूरी स्क्रीन पर छा गए। पीछे लुमेनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। डैडी डैडी। दोनों बच्चों की एक्साइटेड आवाज सुनते ही अभी अभी कीनी से मिलकर जो इरिटेशन हुई थी वो पल भर में गायब हो। मैं तुरंत सॉफ्ट हो गया। गुड गर्ल्स,
मैंने स्माइल करते हुए कहा, डैडी को आज आफ्टरनून में थोड़ा वर्क है। फिर मैंने जेंटल वॉइस में कहा, लेकिन डैडी जल्दी वापस आ जाएगा। ओके यही। दोनों बच्चियां खुश होकर सिर हिलाने लगी। मैंने फोन में झांक कर पूछा, मिनी तुम घर पर हो? नोप। लुमेनी हंस पड़ी, किड्स अभी ऑफिस में है। फिर उसने फोन घुमाकर मुझे दिखाया। सच में वो उसका ऑफिस था। बिग सिस्टर ने आज प्राइवेट किचन बुक किया है। उसकी आवाज प्लेफुल हो गई। डिनर बाहर करेंगे। फिर उसने विंक किया, ब्रो वर्क खत्म होते ही हमें पिक करने आ जाना, ठीक है? मैं हंस पड़ा, समझ गया। कुछ देर और अपनी दोनों डॉटर्स को कोक्स करने के बाद मैंने कॉल एंड कर दी और कार से बाहर निकल गया। लेकिन मैंने मुश्किल से कुछ कदम ही लिए होंगे कि पीछे से एक मॉकिंग वॉइस सुनाई दी। योर ब्रदर पैंग। उस आवाज में साफ ताना था, तुम्हारा लिटिल ब्रदर तो बड़ा कमाल निकला। मेरी आंखों की वार्मथ पल भर में गायब हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, सामने मो जिनपिंग खड़ा था और उसके साथ एक फैट गाय भी था। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मुझे पूरी तरह कॉर्नर्ड समझ लिया था। कैपिटल यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में खड़े होकर मो जिनपिंग ने मेरी तरफ मॉकिंग स्माइल फेंकी। उसके साथ खड़ा चेंग जिहाओ भी हंस रहा था। उसकी आवाज में वही पुरानी चीप मॉकरी थी। भाई बैंग, उसने जानबूझकर जोर से कहा, तुम्हारे लिटिल ब्रदर का फेस आखिर किसी काम तो आया। उसकी नजर मेरी मेबक पर गई। कौन सी शुगर मम्मी को हुक कर लिया इसने? ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। आखिर ये मो जिनपिंग का पुराना ट्रिक था। जैसे ही मुंह खोलता सबसे पहले मुझे फ्रेम करने की कोशिश करता। मैंने उनकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। मैं सीधा आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी मो जिनपिंग ने रास्ता रोक लिया। उसने अपनी फीमेल सेक्रेटरी की तरफ हाथ बढ़ाया। सेक्रेटरी तुरंत समझ गई और एक गोल्ड प्लेटेड इनविटेशन कार्ड उसके हाथ में रख दिया। मो जिनपिंग मीनिंगफुल स्माइल के साथ बोला, मेरी और यान रैन की एंगेजमेंट पार्टी है। फिर उसने ताना मारा, छोटे भाई होकर तुम इतने डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं बनोगे कि आने की तकलीफ भी ना करो, राइट? मैंने अपने ब्लैक रिम ग्लासेस को हल्का सा ऊपर पुश किया। फिर बेहद काम वॉइस में कहा, सच बोलूं मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहता। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की स्माइल हल्की स्टिफ हो गई। उसके बगल में उसकी फीमेल सेक्रेटरी खड़ी थी और दूसरी तरफ चेंग जिहाओ, वही फैट गाय जिसे कभी हाई स्कूल में सब बुली करते थे और जिसे प्रोटेक्ट करने वाला इंसान मैं था। लेकिन बाद में उसने भी सुयन रन की तरह मुझे बिट्रे कर दिया। उसी वक्त मो जिनपिंग की नजर फिर से मेरी लिमिटेड एडिशन मेबक पर। उसकी आंखों में ग्रीड साफ चमक रही थी। फिर वो स्नीयर करते हुए बोला, नॉट बैड मोन। उसकी आवाज जहरीली थी। जिन फ्रेंड्स को मैं ट्रैश समझकर फेंक दूं, उन्हें तुम ट्रेजर की तरह संभालते हो। फिर उसने हंसते हुए कहा, और जिस गर्लफ्रेंड को मैं नहीं चाहता था, उससे शादी करने के लिए तुम इतने एक्साइटेड हो। उसकी आंखों में प्योर कॉन्टेम्प्ट था। तुम सेकंड हैंड यूजर हो या प्रोफेशनल स्क्रैप कलेक्टर? मेरी आंखों में तुरंत आइस कोल्ड लाइट चमक गई और मेरी अगली लाइन ने सीधे उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। इंटरेस्टिंग, मैंने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहा, जिन चीजों को मैं नहीं चाहता तुम उन्हें ट्रेजर समझकर चिपक जाते हो। मेरी नजरें सीधे उसकी आंखों में थीं। क्या तुम सेकंड हैंड लवर हो या फिर प्रोफेशनल गार्बेज कलेक्टर? कोर्टयार्ड जैसे अचानक साइलेंट हो गया। मो जिनपिंग का चेहरा एशन हो चुका था। चेंग जिहाओ भी ऑकवर्ड होकर साइड देखने लगा। मैंने बिना रुके आगे कहा, मुझे पता है तुम किस बात से डरते हो। मेरी आवाज बिल्कुल नॉनचलेंट थी। तुम्हें डर है कि मैं वापस आकर मो फैमिली के एसेट्स के लिए फाइट करूंगा। फिर मैंने हल्की हंसी छोड़ी। लेकिन 3 साल हो गए। मैंने उसकी तरफ मॉकिंग लुक से देखा। मैंने रिलेशंस कट करने के बाद एक बार भी वापस आने की कोशिश की। मेरी आवाज अचानक शार्प हो गई। फिर भी तुम लोग डॉग की तरह मेरे पीछे चिपके रहते हो। फिर मैंने उसकी फ्रंट टीथ की तरफ देखते हुए हाफ स्माइल दी। क्या तुम्हें अपने फ्रंट टीथ अब नहीं चाहिए? ये सुनते ही मो जिनपिंग इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गया। वो बहुत अच्छी तरह जानता था मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी डेंजरस थी, लेकिन फिर भी वो खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने कोल्ड लॉफ छोड़ी। लगता है तुम्हें अपनी औकात पता है। फिर उसकी आंखों में कॉन्टेम्प्ट उभरा। लेकिन रिलैक्स करो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया था। उसने मेरी वॉच और कार की तरफ देखा, सिर्फ इसलिए कि कोई शुगर मम्मी तुम्हें कीप कर रही है। उसकी आवाज धीरे धीरे हाश होती गई। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। फिर उसने अपना कॉलर ठीक किया। मैं मो फैमिली का ओनली बायोलॉजिकल सन हूँ। उसकी आवाज में प्राइड भरा था। और तुम बस एक ट्रैश हो जिसे घर से बाहर फेंक दिया गया। मैंने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। लेकिन वो हंसी बिल्कुल कोल्ड थी। करेक्शन, मैंने धीरे से कहा, मैं वो इंसान हूँ जिसे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं रही। फिर मैंने अपनी वॉच देखी और बेहद इम्पेशेंट एक्सप्रेशन बनाया। अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो, मैंने उसकी तरफ बिना इंटरेस्ट के देखा, तो रास्ते से हटो। मेरी आवाज में साफ इरिटेशन थी। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी तरफ कैपिटल यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मो जिनपिंग और उसके दोनों साथी कार में बैठकर निकल गए। वैसे भी वो कोई बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चेंग जिहाओ को साथ लाने का मकसद सिर्फ मुझे मॉक करना था, लेकिन एंड में उल्टा वही डिस्गस्ट होकर रह गया। कार में बैठे बैठे चेंग जिहाओ ने धीरे से पूछा, ब्रदर बैंग? उसकी आवाज कॉशियस थी। क्या सच में कोई और तरीका नहीं है? उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। फ्यूचर में उसके पास 10% शेयर्स रहेंगे। ये सुनते ही मो जिनपिंग के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ गया। वो ओल्ड हैग, उसने दांत भींच लिए। मरते दम तक भी उन शेयर्स को छोड़ना नहीं चाहती। फिर उसकी आंखों में मैडनेस चमकी। लेकिन मुझे वो शेयर्स चाहिए। उसकी आवाज हेवी हो गई। मो फैमिली की हर चीज मेरी है। उनकी कार आखिर मो कॉर्पोरेशन के अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में पहुंची। लेकिन जैसे ही वो कार से उतरे, अचानक कई ब्लैक एसयूवीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही सेकंड 20 से ज्यादा ब्लैक सूट्स वाले बॉडीगार्ड्स बाहर निकल आए। मो जिनपिंग और उसके कंपेनियंस को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। 2 बॉडीगार्ड्स ने सीधे डैगर्स निकाल ली। तुम लोग क्या कर रहे हो? मो जिनपिंग डर कर पीछे हट गया। चेंग जिहाओ तो डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया। फीमेल सेक्रेटरी का चेहरा पूरी तरह पेल हो चुका था। तभी भीड़ के बीच से अंकल जुंग धीरे धीरे आगे आए। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और चेहरे पर वही जेंटल स्माइल थी। यंग मास्टर मो, उनकी आवाज बेहद पोलाइट थी। डरने की जरूरत नहीं। फिर वो उनके सामने रुक गए। हम कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं। उनकी आंखें हल्की नैरो हुई।
हमारे मास्टर ने बस एक मैसेज देने को कहा है। फिर उनकी आवाज अचानक आइस कोल्ड हो गई। अगर ल्यूक सेन के साथ कुछ बुरा नहीं चाहते, उन्होंने धीरे से कहा, तो अपने फादर को पर्सनली नर्सिंग होम भेजो। उनकी नजरें सीधे मो जिनपिंग पर थी और ओल्ड मैडम मो से शेयर्स प्रॉपर प्राइस पर बाय बैक करवाओ। इतना कहकर अंकल जुंग ने एक फोटो निकाली और सीधे मो जिनपिंग के हाथ में ठूंस दी। जैसे ही उसने फोटो देखी, उसके चेहरे का सारा खून गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर आइस वाटर उड़ेल दिया हो। अंकल जुंग ने अपनी व्हाइट ग्लव्स टाइट की। बताओ, उनकी आवाज बेहद सॉफ्ट थी। अगर मो चुंगशन को पता चल जाए कि ल्यूक सेन के साथ क्या हुआ था, फिर वो हल्का मुस्कुराए, तो क्या लगता है वो तुम्हारी स्किन उतारकर बोन्स नहीं तोड़ेगा? माँ, मैं मानता हूँ। मो जिनपिंग लगभग पैनिक में चिल्ला पड़ा। उसने जल्दी से फोटो छिपा ली। चेंग जिहाओ कुछ देख नहीं पाया था, लेकिन मो जिनपिंग का चेहरा देखकर उसका क्यूरियोसिटी बढ़ चुका था। गुड, अंकल जुंग ने काम स्माइल दी। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। अगले ही पल सारे बॉडीगार्ड्स वापस एसयूवीज में बैठ गए और वहां से निकल गए। कार्स गायब होने तक मो जिनपिंग वहीं घुटनों पर गिर चुका था। उसकी आंखें लाइफलेस थीं। ब्रदर बैंग, चेंग जिहाओ जल्दी से उसके पास आया, लेकिन उससे पहले ही मो जिनपिंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। आज जो हुआ उसकी आवाज डेंजरस थी। उसके बारे में किसी को एक शब्द भी मत बोलना। फिर उसने तीत ग्राइंड किए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। चेंग जिहाओ तुरंत डरकर सिर हिलाने लगा। लेकिन जैसे ही मो जिनपिंग अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां से मुड़ा, चेंग जिहाओ ने उसकी बैग को घूरते हुए बेहद लो वॉइस में कहा, बस वेट कर मो जिनपिंग। उसकी आंखों में डार्क हेट्रेड था। एक दिन मैं तुझे खुद मारूंगा। उसकी बड़ी गलती यही थी। मो जिनपिंग ये समझ ही नहीं पाया कि जो इंसान अपने सेवियर तक को बिट्रे कर सकता, वो किसी और के लिए लॉयल कैसे रहेगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैं सबसे पहले एक पेस्ट्री शॉप गया। वहां से मैंने 4 स्मॉल केक्स खरीदे। लुमेनी और किड्स के लिए चॉकलेट और फ्रूट फ्लेवर, और लूसिया के लिए अलग से एक वेनिला केक। पता नहीं क्यों, लेकिन केक लेते वक्त सबसे पहले मुझे उसी का फ्लेवर याद आया। केक्स लेकर मैं सीधे लियो कॉर्पोरेशन पहुंच गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात यह थी कि जैसे ही एलिवेटर खुला, सामने लूसिया, लुमेनी और दोनों लिटिल मंचकिंस पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। डैडी, अगले ही सेकंड लुअर और शुअर दोनों भागकर मेरी लेग से लिपट गई। साइड में खड़ी सिस्टर हुए मुस्कुराते हुए आगे आई। मिस्टर मो, मैं हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। सिस्टर हुए, मैंने जल्दी से बैग्स उन्हें दिए और झुककर दोनों बच्चियों को उठा लिया। तुम लोग यहाँ, किड्स तुम्हें ढूंढ रही थी, लुसिया ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा। और वैसे भी मेरे पास अभी कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं था। फिर उसकी नजर मेरे हाथ में केक्स पर गई। फिर से कुछ डिलीशियस लाए हो? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने और गर्ल्स से प्रॉमिस किया था ना। फिर मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होकर लुसिया की तरफ देखा। और मुझे याद है तुम्हें वैनिला पसंद है। मेरी आवाज धीमी हो गई, इसलिए तुम्हारे लिए भी एक लाया हूँ। दोनों बच्चियों को गोद में पकड़े हुए मैं लुसिया और लुमेनी को देख रहा, लेकिन मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि अब मेरी नजरें उनसे अवॉइड नहीं कर रही थी। उनमें सॉफ्टनेस, टेंडरनेस और हल्की अटैचमेंट साफ झलक रही थी। शिया, मैंने धीरे से कहा, तो मैं किड्स को नीचे लेकर चलता हूँ। नो नीड, लुसिया मुस्कुराई। मैं ओरिजिनली किड्स को उस प्राइवेट रेस्टोरेंट ले जाने वाली थी जो मैंने बुक किया था। फिर उसने काम वॉइस में कहा, लेकिन कजिन को अचानक कुछ बिजनेस डिस्कस करना था। उसने सिस्टर हुए की तरफ देखा। किसी को बोलो हमारे लिए यही फूड अरेंज कर दें। अंडरस्टूड, एल्डेस्ट मिस। सिस्टर हुए ने तुरंत फोन निकाल लिया। ब्रदर, लुमेनी तुरंत मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। जल्दी लाउंज में चलो। उसकी आंखें केक्स पर थीं। मैं अभी केक खाना चाहती हूँ। आखिरकार मैं हेल्पलेस होकर उसके और दोनों बच्चियों के पीछे चल पड़ा। साइड में लुसिया बस मुस्कुरा रही। पीछे खड़ी सिस्टर हुए इस पूरे सीन को देखकर एक अजीब फीलिंग महसूस कर रही थी। सामने जो था वो प्रैक्टिकली फैमिली ऑफ 5 जैसा लग रहा। एल्डेस्ट मिस और सेकंड मिस की स्टेटस इतनी हाई थी कि अगर दोनों सिस्टर्स एक ही हस्बैंड शेयर करें तब भी कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन फिर भी क्या ये सच में मोन के लिए अच्छी चीज थी? लाउंज काफी बड़ा था। अंदर 2 बेड्स थे, क्योंकि दोनों सिस्टर्स लाउंज शेयर करती थी, इसलिए ज्यादातर चीजें पेयर्स में रखी हुई थी। उसी वक्त लुसिया ने मुझे देखा। मैं अपनी डॉटर को फूड खिला रहा था। उसकी आंखों में बेहद सॉफ्ट इमोशन था। मोन, उसने धीरे से कहा, आज रात घर जल्दी वापस ना जाए तो? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा। कल मैं और मानी दोनों फ्री हैं। उसकी आवाज वार्म थी। हम सोच रहे थे किड्स को बाहर घुमाने ले जाएं। फिर उसने हल्की स्माइल दी। क्या तुम एक डे ऑफ ले सकते हो? मैंने तुरंत फोन निकाला। ले सकता हूँ, मैंने कैजुअल अंदाज में कहा। बस एडवाइजर को मैसेज कर दूं। वैसे भी कल कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होगा। परफेक्ट। लुमेनी तुरंत खुश हो गई। तो मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करती हूँ। फिर उसने एक्साइटेड होकर कहा, गर्ल्स तुम्हारे साथ एक रूम में रहेंगी। फिर उसने प्लेफुली विंक किया और मैं और सिस्टर दूसरे रूम में। मम्मी, दोनों बच्चे तुरंत हंस पड़ी। तभी सिस्टर हुए ड्रिंक्स लेकर अंदर आई। उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। उनकी आंखों में हल्की फ्लिकर आई, लेकिन तभी लुसिया ने उन्हें एक लुक दी। दोनों की नजरें मिली और उसी पल सिस्टर हुए ने लुसिया की आंखों में वो दबा हुआ मॉर्बिड ऑब्सेशन देख लिया। वो फीलिंग इतनी हैवी थी कि सिस्टर हुए ने बिना कुछ बोले तुरंत ड्रिंक्स सेट कर दी। सिस्टर हुए, लुसिया ने काम वॉइस में कहा, पिछली बार जो रेड वाइन लाई थी वो भी लेकर आइए। ये सुनते ही सिस्टर हुए ने तुरंत ऊपर देखा, जैसे आंखों से कुछ पूछ रही, लेकिन लुसिया ने बस हल्का सा सिर हिलाया। सिस्टर हुए ने बेहद हल्की सांस छोड़ी। अंडरस्टूड, एल्डेस्ट मिस। उनकी आवाज धीमी थी। उनकी आंखों में सिंपैथी साफ दिख रही थी। क्या दोनों सिस्टर्स आखिरकार मूव करने वाली थी? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं उस वक्त अपनी डॉटर को कोक्स करते हुए खुद खाना खा रहा था और उन्हें अचानक मेरे लिए और भी ज्यादा सिंपैथी महसूस होने लगी। मैंने क्यूरियस होकर पूछा, वाइन क्यों? किड्स भी यहाँ हैं। डोंट वरी ब्रदर। लुमेनी ने तुरंत मेरे बोल में वोग्यू बीफ रखा। बहुत अच्छी वाइन है। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं और सिस्टर बस थोड़ा सा ही पियेंगे। फिर उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। कॉर्पोरेशन का वर्क बहुत बिजी चल रहा है ना? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, थोड़ा ड्रिंक करने से अच्छी स्लीप आ जाती है। ये सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। डिनर खत्म होने के बाद सिस्टर हुए ने वाइन और बाकी चीजें पैक करवाई। फिर हम सब नीचे गए और कार में बैठ गए। बैक सीट पर दोनों सिस्टर्स किड्स को पकड़े बैठी थी। लुमेनी ने मुझे होटल लोकेशन भेज दी। होटल ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर बाद हम वहां पहुंच गए।
स्वीट बहुत बड़ा था, उसमें 2 अलग रूम्स थे। दोनों लिटिल मंचकिंस पहली बार बाहर स्टे कर रही थी, इसलिए वो एक्साइटमेंट में इधर उधर भाग रही थी। उन्होंने कुछ देर तक मेरे साथ रूम में खेला, लेकिन क्योंकि उन्होंने आफ्टरनून नैप नहीं ली थी और पूरा दिन लुओ कॉर्पोरेशन में खेलती रही थी, इसलिए जल्दी ही नींदी हो गई। फिर मैं उन्हें वॉश कराने ले गया। लुओसिया और लुमेनी हमेशा की तरह बेहद थॉटफुल थी। उन्होंने आफ्टरनून में किसी से किड्स के लिए पजामास खरीदवा दिए थे। पजामास चेंज करने के बाद दोनों बच्चियां बेड पर लेटी और थोड़ी ही देर में डीप स्लीप में चली गईं। मोसवान, तभी पीछे से लुओसिया की आवाज आई, एक ड्रिंक हो जाए। मैंने मुड़कर देखा, वो हाथ में रेड वाइन लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में बेहद जेंटल स्माइल थी। तुम्हारे कार्ड में पैसे ट्रांसफर हो गए। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। कांग्रेचुलेशंस। मैं थोड़ा एम्बैरस हो गया। नहीं, मैं बस लकी था। सच तो यह था कि मेरी सक्सेस में लुओसिया और लुमिनी की हेल्प बहुत बड़ी थी। लेकिन लुओसिया मुस्कुराई। लक हमेशा प्रिपेयर्ड पीपल का साथ देती है। फिर उसने ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। इसे सेलिब्रेशन ड्रिंक समझ लो। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना पूरा ग्लास एक ही बार में पी लिया। लेकिन जैसे ही वाइन गले से नीचे गई, मुझे कुछ वीर्ड सा महसूस हुआ। टेस्ट हल्का बिटर था। इधर आओ, लुओसिया ने काम वॉइस में कहा। मैं और मानी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी सस्पिशन नहीं हुआ। मैं सीधा उनके रूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही अंदर एंटर किया, अचानक मेरा सिर घूमने लगा। मेरी विजन हल्की ब्लर हो गई। ब्रदर, लुमेनी तुरंत भागकर मेरे पास आई और मुझे संभाल लिया। उसकी आवाज में फेक कॉन्सर्न था। सिर्फ एक ग्लास में इतनी डिजी फीलिंग, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मेरा पूरा शरीर अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा। लुमंगी, मेरा लगभग 1.9 मीटर लंबा बॉडी पूरा का पूरा उस पर दब गया था। अगर लुया साथ में हेल्प ना करती तो शायद लुमांगी अकेले मुझे संभाल ही नहीं पाती। दोनों बहनों ने मिलकर किसी तरह मुझे बेड तक लिटाया। तभी लुमांगी की आंखों में छुपा वो पागलपन बिना किसी डर के बाहर आ गया। उसके होठों के कोने पर एक अजीब सा डार्क स्माइल था। ब्रदर, तुम अभी भी इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऑब्सेशन साफ महसूस हो रहा था। पहले बच्चों को नेक्स्ट रूम में ले जाओ। नैनी अंकल जंगिंट ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। लुशिया ने धीरे से मोन के गाल को टच किया, लेकिन उसकी आंखों में जो सिक पोजेसिव डिजायर था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लग रहा था। उसी समय सू फैमिली की विला में, मिस, क्या एंगेजमेंट पार्टी की प्रोसीजर फिर से कॉन्फर्म करनी है? बटलर ने धीरे से पूछा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिरकार सू यानरान की भारी और टूटी हुई आवाज सुनाई दी। नीड नहीं है, जो करना है कर लो। वो फोन हाथ में पकड़े हुए ऊपर चली गई। यंग मास्टर मो अभी भी मो फैमिली की गेस्ट लिस्ट में नहीं है। ये सुनकर बटलर ने सिर हिलाया। यस मिस, क्या कैपिटल यूनिवर्सिटी में इनविटेशन भेज दूं? नीड नहीं। सू यानरान अपने कमरे में वापस चली गई। जैसे ही उसने डोर बंद की, ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई हो। वो सफेद दरवाजे से टिककर धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गई। ये सब ऐसा कैसे हो गया? तभी अचानक उसकी उंगलियां उसकी रिस्ट पर पहने ब्रेसलेट से टकराई। एक सेकंड में उसकी बुझी हुई आंखों में फिर से हल्की सी उम्मीद चमक उठी। वो मेरा वेट जरूर करेगा। सू यानरान जल्दी से उठ खड़ी हुई। मोसवान ऐसा इंसान नहीं है। मुझे पता है मुझसे गलती हुई, लेकिन मोक्सन मुझे जरूर समझेगा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने बैग से एक नया सिम कार्ड निकाला, क्योंकि मोक्सवान उसके सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर चुका था। उसके पास यही आखिरी ऑप्शन बचा था। काफी देर हेजिटेट करने के बाद उसने वही नंबर डायल किया जो हमेशा उसकी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर पिन रहता था। हर रिंग के साथ उसका हार्ट बीट और तेज हो रहा था। फाइनली कॉल कटने से ठीक पहले किसी ने उठा लिया, लेकिन अगले ही पल एक लेजी और सेडक्टिव फीमेल वॉइस सुनाई दी, जिसमें हल्की सी थकान मिक्स थी। हु इज दिस? वो आवाज सुनते ही सू यानरान को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बर्फ के तहखाने में फेंक चुका हो। तुम कौन हो? इस फोन का ओनर कहाँ है? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर अचानक वो लड़की हंस पड़ी। ओह, तो तुम हो सू यानरान। उसकी आवाज में मजाक और सुपीरियरिटी दोनों थे। अभी रात के 11:49 हो रहे हैं और उसका फोन मेरे हाथ में है। अब तुम खुद सोच लो मैं कौन हूँ। मोसवान को फोन दो। सू यानरान चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी। दूसरी तरफ वो लड़की और भी अम्यूज लग रही थी। सॉरी, अभी पॉसिबल नहीं है, उसने जानबूझकर धीरे कहा। वो अभी सोया है। आखिर 4 आवर्स तक काफी टायर्ड हो गया था। ये सुनते ही सू यानरान का चेहरा गुस्से और ह्यूमिलिएशन से लाल हो गया। शेमलेस। लेकिन दूसरी तरफ वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं रुकी। वैसे एक बात याद रखना, उसकी आवाज अचानक कोल्ड हो गई। अब मैं उसकी वुमन हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं। कुछ सेकंड रुककर वो हल्का सा हंसी। मेरे पास उसका बच्चा भी है। उस समय लुशिया नाइट गाउन पहने बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा हल्का लाल था, जबकि लुमांगी बाथरूम से बाहर आई, टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए। उसके चेहरे पर भी डेंजरस खुशी साफ दिख रही थी। इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं कर सकता। सू यानरान खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लुशिया ने प्रोवोक करते हुए कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुमने ही तो उसे छोड़ दिया था ना। फिर उसकी आवाज अचानक इतनी ठंडी हो गई कि फोन के दूसरी तरफ खड़ी सू यानरान तक सिहर उठी। अब दोबारा उसे कांटेक्ट मत करना। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, वरना मैं तुम्हें ऐसा रिग्रेट दूंगी कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, सिर्फ मैडनेस और हेट था। तुमने उससे उसके कई साल छीन लिए। लुशिया धीरे धीरे बोली। वो सिर्फ मेरा और मेरी सिस्टर का है, इस लाइफ में भी और अगली हर लाइफ में भी। ये सुनते ही सू यानरान पैनिक में कॉल काट देती है। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो थ्रेट मजाक नहीं लग रही थी, उसमें ऐसा ऑब्सेशन था जो किसी को भी डरा दे। ये दोनों आखिर हैं कौन? उसने याद करने की कोशिश की। सिस्टर्स? लेकिन उसे मोन के फ्रेंड सर्कल में ऐसी कोई सिस्टर्स याद नहीं थी, और वो सेडक्टिव वॉइस उसे अजीब तरह से फैमिलियर लग रही थी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी कहाँ सुनी है। फेक है, ये सब फेक है। सू यानरान खुद को समझाने लगी। वॉइस चेंजर होगा, हाँ वही होगा।
फिर उसने मजबूरी में खुद को दिलासा दिया, मोक्शन तुम अभी भी मुझे केयर करते हो, इसलिए ये चाइल्डिश ड्रामा कर रहे हो। दूसरी तरफ लुशिया ने हल्की मुस्कान के साथ फोन को देखा। उसने कैजुअली नंबर ब्लॉक किया और फोन साइड में फेंक दिया। वहीं लू मांगी टॉवल फेंककर सीधे बीट पर चढ़ गई और मोन को किस करने लगी। लेकिन मो एक्सवान की हालत थोड़ी स्ट्रेंज थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, जैसे उसे सब महसूस हो रहा हो, लेकिन वो पूरी तरह कॉन्शियस भी ना हो। सिस्टर, उसे कुछ होगा तो नहीं? लू मांगी ने धीरे से पूछा। लुशिया ने उसे घूरा, फिर हल्का सा पुश कर दिया। अभी जो कर रही थी तब तो चिंता नहीं हो रही थी। उसने कोल्ड टोन में कहा, रिलैक्स, एक दो बार से कुछ नहीं होगा। ये ड्रग बस उसकी थोड़ी कॉन्शियसनेस बचा कर रखती है। ओवरऑल वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में ही रहेगा। फिर उसने धीरे से मोन की गर्दन पकड़ ली। अगर तुम इंसिस्ट न करती तो मैं ये यूज भी नहीं करती, लेकिन अभी तो तुम मुझसे भी ज्यादा क्रेजी थी। लू मांगी हंस पड़ी। तभी लुशिया ने अपनी आर्म्स मेरी नेक के अराउंड लपेट ली और धीमी आवाज में फुसफुसाई, किस मी मोन। और मैं जैसे किसी पपेट की तरह उसके होठों की तरफ झुक गया। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी नाइटमेयर में फंस चुका हूँ, जहाँ दो फीमेल डेमंस मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी हंसी मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। मुझे उसकी और लू मांगी की वो ऑलमोस्ट पागल कर देने वाली पोजेसिवनेस साफ महसूस हो रही थी। उनकी फुसफुसाहटें जैसे सीधे मेरे दिमाग में घुस रही थी। तुम सिर्फ हमारे हो, जो लोग तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे वो भी सिर्फ हम हैं। डरो मत, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। सिर्फ तुम्हें मेरी पूरी बॉडी में जैसे ताकत ही नहीं बची थी रेजिस्ट करने का मन होते हुए भी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। हर विस्पर मुझे और नीचे खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं खुद को पूरी तरह इनके हवाले कर दूं तो शायद इतना बुरा भी नहीं होगा। सो जाओ मोन। लुशिया ने धीरे से मेरे गाल पर किस किया। उसकी आवाज बेहद सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें ऑब्सेशन छुपा हुआ था। कल तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद अपनी मर्जी से हमारे पास रहने पर मजबूर कर दूंगी, इतना कि तुम कभी हमें छोड़कर जा ही नहीं पाओगे। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द कर रहा, खासकर शोल्डर्स में अजीब सी भारी अच्छी थी। मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? मैंने रूम की डेकोरेशन को देखकर हैरानी से चारों तरफ देखा। ये क्लियरली वही रूम था जहाँ लुइया और लुमेनी स्टे कर रही। तुम उठ गए। तभी लुइया हाथ में एक ग्लास मिल्क लेकर अंदर आई। वो बेड के किनारे बैठ गई और उसके चेहरे पर हल्की गिल्ट दिखाई दी। सॉरी मून, लेटली काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए मुझे ठीक से स्लीप नहीं आ रही थी। उसने धीरे से कहा, कल मैंने वाइन में थोड़ा स्लीप एड मिक्स किया था, लेकिन पहली बार यूज कर रही थी तो डोसेज सही नहीं बैठा। ये सुनकर मैंने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। कुछ तो गलत लग रहा था। कोई नॉर्मली वाइन में मेडिसिन डालता है क्या? शायद लुइया को पहले से अंदाजा था कि मैं डाउट करूंगा। उसने बेड साइड टेबल की तरफ इशारा किया। खुद देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसकी उंगली फॉलो की। वहाँ सच में स्लीप एड मेडिसिन का बॉक्स रखा, लेकिन फिर भी मेरे मन का डाउट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तुमने कितना डाला था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कल रात में मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन रात की मेमोरीज धुंधली थी। तभी लुओशा ने मिल्क मेरी तरफ बढ़ाया, क्योंकि मैनी और मैंने तुम्हें 2 एक्स्ट्रा ग्लासेस और पिला दिए थे। वो हल्का सा हंसी। फिर तुम यहीं सो गए। मैं और मैनी बच्चों के साथ सो गए। तभी मेरी नजर उसकी आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स पर गई और दिल में हल्का गिल्ट आया। क्या हम लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया? मैंने पूछा। नहीं, लुओसिया मुस्कुराई। बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड हैं। फिर उसने मजाकिया टोन में कहा, बस कल 4 लोग एक साथ स्क्वीज होकर सोए थे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। उसकी बात सुनकर मैं ऑकवर्ड फील करने लगा। तभी वो धीरे से बोली, एक्चुअली मैं यहीं रुककर तुम्हारा ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा हमें दूर पुश कर देते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही लुइया ने अचानक अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। वो अचानक हुई क्लोजनेस मेरे कान तक लाल कर गई। मुझे पता है उसकी आवाज बेहद जेंटल थी। शुरुआत में जो हुआ वो तुम भी नहीं चाहते थे और तुम हमेशा उसके लिए गिल्टी फील करते हो। लुशिया ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। और तुम्हें पता है ना, मेरी सिस्टर भी तुम्हें पसंद करती है। हम दोनों तुम्हारे बच्चों की माँ हैं, तो तुम्हारा कंफ्यूज होना नॉर्मल है। फिर उसने मिल्क मेरी तरफ बढ़ाया, मुस्कुराई और खड़ी हो गई। कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर सकती है, मांगी भी कर सकती है। अब जल्दी उठो, लगभग नून हो चुका। मैंने एक काफी अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट बुक किया है। थोड़ी देर में बच्चे भी तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरे होंठ हल्के कांपे, लेकिन मैं शुरुआत वाली बात के बारे में कुछ भी नहीं कह पाया। अंदर कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि लुओ सिस्टर्स किसी स्कीम में इन्वॉल्व हो सकते। उनके साथ इतना टाइम बिताने के बाद मैं उनकी फेवरेटिज्म साफ महसूस कर सकता था, और शायद इसी वजह से धीरे धीरे मेरे अंदर भी अटैचमेंट बनने लगी थी। जाना है या रुकना, लुइया या लुमेनी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक डेंजरस थॉट आया, क्यों ना दोनों ही अगले ही सेकंड मैंने खुद को अंदर ही अंदर गाली दी। मैं खुद को समझ क्या रहा हूँ? मैं तो उनमें से एक के भी लायक नहीं हूँ, और यहाँ दोनों सिस्टर्स के साथ रहने की फैंटेसी कर रहा हूँ। मैंने तुरंत वो अनरियलिस्टिक थॉट्स दिमाग से निकाल दी। उसके बाद मैं दोनों सिस्टर्स के साथ जापानीज रेस्टोरेंट चला गया। ब्रदर, रिमेंबर लास्ट टाइम जब हम जापानीज फूड खाने आए थे, तब तुम्हें क्राउन मेलन सबसे ज्यादा पसंद आया था ना? लुमेनी मुस्कुराते हुए मेरे प्लेट में वाग्यू बीफ रखने लगी। मैंने स्पेशली यहाँ रिजर्वेशन कराया है, यहाँ सब कुछ सुपर फ्रेश मिलता है। उसकी बात सुनकर मैंने सिर नीचे कर लिया और चुपचाप खाने लगा। ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी लुइयर ने क्यूरियोसिटी से अपने फादर को देखा। डैडी, आपका फेस इतना रेड क्यों है? थोड़ा गर्म लग रहा है, मैं ऑकवर्ड होकर बोला, लेकिन असली वजह कुछ और थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि टेबल के नीचे 2 पैर मेरी लेग को धीरे धीरे रब कर रहे थे। मैंने ऊपर देखा। लुशिया और लू मांगशी दोनों सिर्फ मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। जल्दी खाओ, मैंने सिर नीचे करते हुए धीमी आवाज में कहा। प्लीज, ये सब बंद करोगी? लुइया ने बस शोल्डर्स उचकाए। वो हाथ पर चिन टिकाकर मुझे देखती रही, लेकिन बात वेटर से की, डेजर्ट लेकर आओ। फिर उसने कैजुअली मेरी तरफ देखा। बाय द वे मोन, क्या तुम मेरे साथ फ्रंट डेस्क तक चलोगे? सिस्टर, मैं भी जा रही हूँ। लू मांगी तुरंत बोल उठी, लेकिन लुओसिया ने उसे एक शार्प ग्लेयर दिया। और बच्चों को कौन देखेगा? ये सुनते ही चाहे लू मांगी अंदर से कितना भी अपसेट हो, वो चुप हो गई। उसकी मेरे लिए ऑब्सेशन रियल थी, लेकिन अपनी सिस्टर से दबना भी उतना ही रियल था।
मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन मैं लुया के पीछे प्राइवेट रूम से बाहर आ गया। हम फ्रंट डेस्क क्यों जा रहे हैं, मैंने पूछा। ओह, यहाँ का सेके काफी अच्छा है, लुशिया ने कैजुअली कहा। मैं कुछ बॉटल्स लेना चाहती हूँ, तुम हेल्प कर देना कैरी करने में। लेकिन हम जाते वक्त भी तो मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही लुशिया ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पास वाले एम्प्टी प्राइवेट रूम में खींच लिया। अगले ही पल उसने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे नीचे खींचा और सीधे मेरे होठों पर किस कर दिया। मून, मुझे पकड़ो। उसकी आवाज में डिजायर था, सॉफ्टनेस थी और साथ ही ऐसा मैडनेस भी जिसे कंट्रोल करना शायद उसके बस में नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, मैंने सचमुच उसे अपनी आर्म्स में पकड़ लिया। मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन मेरी बाहों में आते ही लुसिया और ज्यादा खुश लगने लगी। उसने अपनी आर्म्स मेरी नेक के अराउंड कसकर लपेट ली और किस को डीप कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें धीरे धीरे मुझसे छीनी जा रही हूँ। मुझे सिर्फ लुया के परफ्यूम की हल्की स्वीट खुशबू महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। सॉरी मोहन, लुसिया की आवाज बेहद सॉफ्ट थी। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। किस धीरे धीरे खत्म हुआ। उसकी आंखें हल्की धुंधली थीं, जैसे वो खुद भी अपनी फीलिंग्स में डूब चुकी, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल फ्रीज जैसी थी। और फिर जब मैंने उसके मुंह से ये सुना कि वो मुझे पसंद करती है, पता नहीं क्यों मैंने खुद आगे बढ़कर उसे फिर किस कर लिया। धीरे धीरे हम दोनों वॉल के सहारे नीचे स्लाइड हो गए। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि बाहर से हमेशा कोल्ड, एलिगेंट और मैच्योर दिखने वाली लुसिया अंदर से कितनी डेंजरसली ऑब्सेस्ड हो सकती। उसने मेरा सिर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो मुझे अपनी हड्डियों में समा लेना चाहती, जैसे वो मुझे पूरी तरह अपना बना लेना चाहती। आई लव यू मोन, लुसिया मेरी ईयर के पास हल्का हाँफते हुए फुसफुसाई। मुझे छोड़कर मत जाना, कभी भी मत। शिया, मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने फिर से मुझे किस कर लिया। इस बार मेरे होठों पर हल्का मेटालिक टेस्ट आया, शायद किसी का लिप कट गया था। लेकिन लुसिया को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। उस समय उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक चीज मैटर कर रही थी और वो था उसके सामने खड़ा आदमी। काफी देर बाद जाकर लुसिया आखिरकार मुझसे थोड़ा दूर हुई। उसने मेरी लाल और लिपस्टिक से स्मज हुई लिप्स को हल्के से छुआ, फिर धीमी मुस्कान दी। फाइनली तुमने खुद मुझे होल्ड किया। उसकी आवाज में खुशी थी, ऑलमोस्ट राहत जैसी। लेकिन मैं बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रह गया। क्यों, मैंने धीमी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लुसिया ने बिना हेसिटेट किए मेरा सिर अपनी चेस्ट से लगा लिया। अगर मैं कह रही हूँ कि तुम वर्दी हो, उसकी आवाज बेहद जेंटल थी, तो तुम हो। इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो। उसने धीरे से मेरे बालों में हाथ फेरा। बस इतना याद रखो, तुम बच्चों के फादर हो और हमारे आदमी हो। बस वही काफी। अचानक मुझे जैसे होश आया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लुसिया शायद पहले से रेडी थी। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मत सोचो इतना। उसकी आवाज ऑलमोस्ट हाइप्नोटिक लग रही थी। क्या अभी सब अच्छा नहीं लग रहा? उसने मेरा चेहरा अपनी चेस्ट में दबा लिया। मुंह अक्षुआ नहीं, ओवरथिंक मत करो। तुम्हें बस हमारे साथ रहना है, बस। मैं सच में सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं सफोकेट हो रहा हूँ। ये सुनते ही लुसिया ने जल्दी से मुझे छोड़ा। मैंने मुश्किल से कुछ ब्रेथ्स ली ही थी कि वो जैसे खुद को रोक नहीं पाई और फिर से किस करने लगी। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। लुसिया ने किस करते हुए ही फोन निकाल लिया। स्क्रीन पर फिर से एक अननोन नंबर था। शिया, मुझे कॉल उठाना है, मैंने मुश्किल से कहा, लेकिन उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। वो मुझे किस करती रही और साथ में उसने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल दी। मोक्स वन, मैं हूँ। दूसरी तरफ से सू यान रैन की थकी हुई आवाज आई। काफी टाइम हो गया, क्या हम मिल सकते हैं? उसकी आवाज सुनते ही मैं शॉक हो गया, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, लुसिया ने सीधे जवाब दे दिया। वो भी मुझे किस कर रहा है। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसमें साफ प्रोवोकेशन था। मिस सू, मैंने कल क्या कहा था, भूल गए क्या? दूसरी तरफ सू यान रैन की आवाज अचानक शर्प हो गई। फिर तुम। उसकी आवाज कई ऑक्टेव्स ऊपर चली गई। तुम आखिर हो कौन? मोक्शन को फोन दो। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन लुसिया ने इस बार और ज्यादा इंटेंस तरीके से किस कर लिया, जैसे जानबूझकर, जैसे वो चाहती हो दूसरी तरफ वाली हर चीज सुन सके। काफी देर बाद किस खत्म हुआ। तभी लुसिया ने देखा कि कॉल कट चुकी है। वो हल्का मुस्कुराई, फिर फोन मेरे चीक से लगाकर बोली, क्या हुआ? उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। उसके पास वापस जाना चाहते? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि उसने कांटेक्ट क्यों किया। तुम्हें जानने की परमिशन नहीं है, लुसिया ने बिना हेजिटेट किए कहा। अब से तुम्हें सिर्फ मेरे और मेरी सिस्टर के बारे में क्यूरियस होने की इजाजत है। उसने अपने होंठ हल्के से लिक किए, जैसे अभी भी सेटिस्फाइड ना हो। चलो, बाकी सके बाद में खरीद लेंगे। तो मतलब वो सिर्फ ये सब करने के लिए बाहर आई थी। मैंने अंदर ही अंदर साई किया और फिर चुपचाप उसके पीछे रूम से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर आते ही हम सीधे लुमेनी से टकरा गए। उसकी नजर सबसे पहले मेरे रेड लिप्स पर गई, फिर अपनी सिस्टर पर। अगले सेकंड उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। ये देखकर लुसिया जानबूझकर मुस्कुराई। क्या हुआ लिटिल सिस्टर, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लुमेनी ने उसे शार्प ग्लेयर दिया, फिर बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गई। वहीं लुसिया बस कामली अपने कपड़े ठीक करती हुई मुस्कुराई और वापस प्राइवेट रूम में चली गई। ब्रदर, कुछ देर बाद फैमिलियर वॉल, फैमिलियर रूम, लेकिन इस बार मेरी लैप पर बैठी हुई लड़की लू मांगी थी। और अगर लुसिया ऑब्सेस्ड थी, तो लुमेनी उससे भी ज्यादा डेंजरस थी। वो किसी हंग्री बीस्ट की तरह मेरे चेहरे और लिप्स पर बार बार किसेस कर रही थी। और सबसे डराने वाली बात, मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा था। लुसिया के साथ भी नहीं किया और अब लुमेनी के साथ भी नहीं। अंदर कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि ये सही नहीं है, लेकिन जैसे दिमाग में कोई लगातार विस्पर कर रहा था, इनके साथ चले जाओ, ये दोनों तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती, इनकी क्लोजनेस को रिजेक्ट मत करो। ब्रदर, लुमेनी की आवाज ऑलमोस्ट टूट रही थी। तुम सच में मेरी मौत बन जाओगे। उसका मिस्ट्रियस हाथ धीरे से मेरी शर्ट के अंदर चला गया। मेरी पूरी बॉडी इनवॉलंटरी स्टिफ हो गई। तभी फोन फिर से बजा, फिर वही सू यान। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने फोन निकाला, लुमानी ने तुरंत छीन लिया और कॉल उठा ली। मोहन, इस बार तुम हो। दूसरी तरफ से सू यान रैन की कमजोर आवाज आई। नॉट एग्जैक्टली। लुमानी हल्का हंस पड़ी। उसकी स्माइल प्लेफुल थी,
लेकिन आंखों में डेंजरस लाइट चमक रही थी। उप्स, गलती से बोल दिया, लेकिन अब फर्क भी क्या पड़ता है? क्या तुम सच में और सुनना चाहती हो? और बिना जवाब का इंतजार किए उसने सीधे फोन काट दिया। फिर मॉकिंग स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। ब्रदर, क्या हम दोनों तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं, मैंने हेल्पलेस होकर कहा, मंगी मेरे लिप्स सच में खराब हो जाएंगे। लेकिन लुमेनी ने मेरी बात बिल्कुल इग्नोर कर दी। वो फिर से उसी डोमिनेटिंग तरीके से मुझे किस करने लगी जैसे लोसिया करती थी। उसी समय दूसरी तरफ सू यान रैन अपनी कंपनी में बैठी थी। उसके हाथ से फोन धीरे धीरे नीचे गिर गया। उन दोनों लड़कियों की आवाजें लगभग उसकी उम्र की लग रही थी। उसने नया खरीदा हुआ फोन भी गुस्से में दूर फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सैडनेस नहीं थी, ह्यूमिलिएशन भी था। मोहन, वो डेस्क पर झुक गई। उसकी आवाज दब चुकी थी। क्या मुझे पनिश करने के लिए तुम्हें इतना नीचे गिरना पड़ा? और फिर आखिरकार उसने खुद को रोकना छोड़ दिया और धीमे दबे हुए सॉफ्ट कमरे में गूंजने लगे। काफी देर तक रोने के बाद सू यान रैन अचानक खड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपने चेहरे के टीयर साफ किए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अब फिर से वही स्टबर्ननेस लौट आई थी। मोहन, तुम मेरे हो, उसने धीरे से खुद से कहा। मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मैं अपने लिप्स को हल्के से रब कर रहा था। लगातार किसेस की वजह से वो पूरी तरह रेड और नम हो चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। अब मैं लुओसिया और लू मानी की जरूरत से ज्यादा इंटीमेट रिक्वेस्ट को रिफ्यूज ही नहीं कर पा रहा था, और यही चीज मुझे अंदर से अनकंफर्टेबल कर रही थी। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि मैं धीरे धीरे उन दोनों पर इमोशनली डिपेंडेंट होता जा रहा था, जैसे उनसे दूर रहने का थॉट भी मुश्किल लगने लगा हो। और आज जो कुछ हुआ, उसने मेरे अंदर दबे हुए कुछ इमोशंस को पूरी तरह बाहर निकालना शुरू कर दिया था। क्या हुआ? लुओसिया ने मुझे खोया हुआ देखकर धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह काम और सॉफ्ट थी। मैं तुरंत रियलिटी में वापस आया और शर्माते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लुओसिया ने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर हल्का मुस्कुराकर बोली, रिफ्यूज मत करो मॉक्सन। उसकी आवाज सुनकर मैंने धीरे से सही किया और आखिरकार हाथ खींचना बंद कर। तभी अचानक लुओसिया के फोन पर एक मैसेज आया। सू यान रैन नर्सिंग होम पहुंच चुकी। ये पढ़ते ही लुओसिया की आंखें एक सेकंड के लिए डार्क और अनरीडेबल हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने फेंट स्माइल दी और फोन वापस रख दी। कार में बैठते ही लुओसिया अचानक बोली, वैसे ग्रैंडमा से मिलने चले? कैन वी? बच्चों की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। सच कहूं तो मैं भी बच्चों को ग्रैंडमा से ज्यादा मिलवाना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मुझे ऐसा आस्क करने का हक नहीं है। आखिर मेरी करंट सिचुएशन कोई प्राउड होने वाली चीज नहीं थी, और ऊपर से लू फैमिली इन दोनों बच्चियों को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव थी, इसलिए मैं हमेशा हेजिटेंट रहता था। इट्स ओके, लुओसिया मुस्कुराई। बच्चों को उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर बहुत पसंद है, लेकिन उसके अंदर एक और वजह भी थी। वो सू यान रैन के चेहरे पर पूरी होपलेसनेस देखने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। नर्सिंग होम में ग्रैंडमा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ सू यान रैन को देख रही थी। फिर उन्होंने धीरे से साई किया, यान तुम इस बूढ़ी औरत से मिलने आई हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई और बात भी है ना? ये सुनते ही सू यान रैन खुद को रोक नहीं पाई। ग्रैंडमा, मुझे रिग्रेट हो रहा है। उसकी आवाज टूट गई। उस समय मुझे मो जिनपिंग ने डिसीव किया था। मैं अब एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, मैं मोहन से शादी करना चाहती। ग्रैंडमा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उनकी आवाज थोड़ी स्टर्न हो गई। यान रैन, मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के लिए ब्लेम नहीं करना चाहती। एक, तुम्हारी ग्रैंडमदर के रिस्पेक्ट की वजह से, और दूसरा, जो हो गया वो हो गया। फिर उनकी आंखें शार्प हो गई। लेकिन सच सच सोचो, मोआक्सवान को फ्रेम किए जाने से पहले सू ने क्या किया था? क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? ये सुनते ही सू यान रैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। ग्रैंडमा की आवाज भारी हो गई। तुम और मोहन पहली बार मिले थे जब तुम दोनों 15 के थे। उस समय एक्सीडेंट के बाद मोहन अपनी कुछ मेमोरीज खो चुका था। शुरुआत में मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों साथ रह पाओगे, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मोआक्सवान पसंद है, तभी एंगेजमेंट तय हुई। ग्रैंडमा की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी, लेकिन उसके बाद तुम मो जिनपैंग के साथ सीक्रेटली डेट्स पर गई, उसके गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए और तुम उसके साथ होटल तक गई। उस समय तक तुम्हारा और मोआक्सवान का ब्रेकअप भी नहीं हुआ। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे सू यान रैन पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने सिर झुका लिया। ग्रैंडमा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। सोच रही हो मुझे कैसे पता चला? ग्रैंडमा ने कोल्ड स्माइल दी। मो जिनपैंग जैसा प्लेबॉय जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, उतनी मेरे बेटे को साफ करनी पड़ती थी। मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर को उसी समय सब बता दिया था, लेकिन मुझे पता था तुम सोचोगी कि मैं मोआक्सवान की तरफ बायस्ड हूँ, इसलिए तुम यकीन नहीं करती। फिर ग्रैंडमा की आवाज और भारी हो गई। अगले ही दिन उसने मोहन को प्रोवोक किया था। क्या तुम्हें नोटिस नहीं हुआ? उस दिन के बाद से ही मोहन तुमसे डिस्टेंस बनाने लगा था। तुम सोचती रही कि एंगेजमेंट तोड़ने से उसे हर्ट हुआ, लेकिन सच, ग्रैंडमा ने सीधा उसकी तरफ देखा। तुमने उसे उससे बहुत पहले हर्ट कर दिया था। नहीं ग्रैंडमा। सू यान रैन अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन होटल में वैसा कुछ नहीं हुआ था। उससे फर्क पड़ता है क्या? ग्रैंडमा की आवाज तेज हो गई। जिस लड़की का बॉयफ्रेंड हो वो किसी दूसरे आदमी के साथ होटल जाए तो दुनिया क्या सोचेगी? उनकी ब्रीदिंग थोड़ी अनस्टेबल होने लगी। आज मोक्सन मो फैमिली का यंग मास्टर नहीं है। ये बूढ़ी औरत भी कुछ नहीं कर सकती। तुम जैसी प्रेस्टिजियस सू फैमिली की लड़की, मेरा ग्रैंडसन अब तुम्हारे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। ये सुनते ही सू यान रैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे हमेशा लगता था कि मोजुआन को इस बात का कभी पता नहीं चला। मो जिनपिंग ने भी उससे प्रॉमिस किया था कि वो सीक्रेट रखेगा, लेकिन असलियत मोआक्सवान सब जानता था। तभी तो उस दिन जब वो मो फैमिली छोड़कर गया और जब उसने ब्रेकअप की बात सुनी
वो इतना काम था। तभी अचानक रूम का डोर खुला। मैं दरवाजे पर खड़ा था। मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह कोल्ड और ब्लैंक था। इतने लंबे समय बाद जिस आदमी को सू यान रैन दिन रात मिस करती रही थी, उसे फिर सामने देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वो ऑलमोस्ट मेरी तरफ भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आंखों की कोल्डनेस देखी, उसका दिल किसी नाइफ से कटने जैसा दर्द महसूस करने लगा। सू यान रैन, मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। हम बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। फ्यूचर मेरी ग्रैंडमदर को डिस्टर्ब मत करना। मेरी आवाज में बिल्कुल वार्मथ नहीं थी। तुम्हें अभी मो जिन पैंग के साथ अपनी एंगेजमेंट की तैयारी करनी चाहिए, यहाँ आने की नहीं। मोन। सू यान रैन कांपते हुए मेरी तरफ बढ़ी। वो मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे दोनों साइड से दो छोटी लिटिल डम्पलिंग्स बाहर झांक गई। उन्होंने क्यूरियोसिटी से सू यान रैन को देखा, फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, डैडी ये कौन है? वो एक सिंपल सवाल था, लेकिन सू यान रैन के शरीर की सारी ताकत उसी पल खत्म हो। वो खुद को बार बार कन्विंस करना चाहती थी कि ये दोनों बच्चियां मोन की नहीं हो सकती, लेकिन उनकी आंखें, उनका चेहरा, सब कुछ मोक्वान जैसा था, जैसे सेम मोल्ड से बने हो। तुम शादीशुदा हो? उसकी आवाज टूट चुकी। नहीं, मैंने शांत आवाज में कहा, लेकिन ये दोनों सच में मेरी बेटियां हैं। फिर मैं झुककर लुई, एर और लुएरर के सिर पर धीरे से हाथ फेरने लगा। हेड्स, ग्रेट ग्रैंडमा उधर हैं, जाओ ना, हेलो बोलो। दोनों छोटे डम्पलिंग्स अपनी छोटी छोटी स्टेप से भागते हुए बेड के पास पहुंच गए। उन दोनों को देखते ही ग्रैंडमा का चेहरा पूरी तरह ग्लो अप हो गया। अरे मेरे बेबीज आ गए, इधर आओ। ग्रेट ग्रैंडमा फील करे जरा कितने चबी हो गए हो तुम लोग। सू यान रैन पूरी तरह फ्रीज होकर उन दोनों बच्चों को देखती रही। फिर धीरे से उसने मेरी तरफ देखा। माहौल इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि हवा तक भारी लग रही थी। तभी मो शुआन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दूर की तरफ इशारा किया, बाहर बात करते हैं। इतना बोलकर मैं सीधे हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गया। मुझे जाते देख सू यान भी जल्दी से पीछे आ गई, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकली, उसकी नजर सीधे लू शिया और लू मंगची पर पड़ी, जो पहले से बाहर खड़ी थी। सुयान हमेशा अपनी ब्यूटी और फिगर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन लू सिस्टर्स को देखते ही उसके अंदर अचानक एक दबाव सा फील होने लगा। हेलो मिस सू, लू मंगची ने हल्की स्माइल के साथ कहा। वहीं दूसरी तरफ लू शिया ने आउटसाइडर्स के सामने फिर वही कोल्ड क्वीन वाला मोड ऑन कर लिया। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और आर्म्स फोल्ड करके अपनी ऑलमंड आई से सुयान को ऊपर से नीचे तक साइलेंटली इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। लू मंगची की आवाज सुनते ही सुयान की स्कैल्प तक सुन्न पड़ गई, क्योंकि दूसरी फोन कॉल में जो आवाज आई थी वो लगभग इसी जैसी थी। तभी लू मंगची मुस्कुराई। ब्रदर, हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आओगे? कुछ बातें गर्ल्स आपस में बेटर डिस्कस कर सकती हैं, राइट? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि लू शिया ने अचानक मेरे हाथ के पीछे हल्की टैप दी। उसके चेहरे की सारी कोल्डनेस गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद जेंटल स्माइल आ गई। जाओ, सब ठीक है। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर हल्का सा नोट किया। जाने से पहले मैं मुड़कर सुयान से बोला, यान, जो पास था वो खत्म हो चुका है, अब हमें रियलिटी फेस करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर सुयान ऑलमोस्ट पैनिक में मेरे पीछे आने लगी, लेकिन तभी लू शिया ने उसकी तरफ सिर घुमाकर देखा। उसकी वो बर्फ जैसी ठंडी नजर इतनी टेरिफाइंग थी कि सुयान वहीं रुक गई। मिस सू, अंदर जो बच्चे हैं वो मेरी और मेरी सिस्टर के हैं, और उनके फादर ऑब्वियसली ब्रदर मो शुआन है। लू मंगची ने हैंड्स पीछे बांधते हुए स्माइल की, लेकिन उसकी आईज में बिल्कुल वार्मथ नहीं थी। ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप फाइनली गिव अप कर दो, और ऑनेस्टली मुझे डर नहीं है कि तुम ये बात किसी को बता दोगी। मिस सू स्मार्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस समझती होंगी, राइट? सू यान के होंठ हल्के कांपे। तुम और वाइस प्रेसिडेंट लुओ, एग्जैक्टली। लू मंगची की स्माइल और डीप हो गई। शॉक लगा ना? लेकिन मिस सू, आपने खुद देख लिया, चाहे मैं हूं या मेरी सिस्टर। ऑनेस्टली बताइए, सू फैमिली की यंग लेडी होकर भी आप हमें से किससे कंपेयर कर सकती हो? ये सुनते ही सुयान के अंदर एक अजीब हेल्पलेसनेस भर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सांस कैसे ले। मो शुआन के बच्चे हैं, और वो भी लुओ सिस्टर्स से। सबसे अनबिलीवेबल बात ये थी कि लुओ फैमिली ने ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट भी कर लिया था। तभी लू शिया के होठों पर हल्की स्माइल आई। मिस सू, मैंने बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, आप पास्ट हो, आगे से मो शुआन से कांटेक्ट मत करना। उसकी आवाज अचानक और ठंडी हो गई। अदरवाइज मुझे सू फैमिली को थोड़ा ब्लीड करवाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद उसने प्रोवोकेटिव टोन में पूछा, तो बताइए मिस सू, हमारे सामने कॉम्पीट करने के लिए आपके पास है क्या? फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, और वैसे भी चोरी की टेंडरनेस हमेशा चीप लगती है। व्हाट डू यू मीन? स्टोलन वर्ड सुनते ही सू यान विजिबली नर्वस हो गई। मैंने क्या चुराया? मैं और मो शुआन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसे तुम लोगों से कहीं ज्यादा अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड लू मंगची ने उसके बाल पकड़कर जोर से एक स्लैप मार दिया। थप्पड़ इतना हैवी था कि सू यान का चेहरा तुरंत सूज गया और उसके कानों में रिंगिंग शुरू हो गई। लू मंगची की आंखें पूरी तरह हिंसा और किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं उससे इतने साल अलग कभी नहीं होती। उसका वॉइस ऑलमोस्ट ट्रेम्बलिंग था। सू यान रैन, मो शुआन ने 15 साल की उम्र में मेमोरी क्यों लूज की थी? हिम्मत है तो उसे सच बताओ। 15 साल। ये सुनते ही सुयान का चेहरा पूरी तरह पेल पड़ गया। तभी लूशिया आगे आई और अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कोल्ड ऑरा के साथ सुयान की तरफ देखा। वो प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि सुयान खुद ब खुद पीछे हट गई। सुयान, मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसी वजह से और डरावनी लग रही थी। देखो, मैं और मेरी सिस्टर ऑलरेडी मो शुआन को शेयर कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पास एक वुमन और हो। ये सुनते ही लू मंगची तुरंत कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लूशिया ने सिर्फ एक नजर से उसे चुप करा दिया। वहीं दूसरी तरफ सुयान को लग रहा था कि सामने खड़ी वुमन लिटरली इंसेन है। ये सिस्टर्स एक हस्बैंड शेयर कर रही थी, उसके बच्चे भी थे, और अब वो उसे मिस्ट्रेस बनने का मौका दे रही थी। बस मेरे लिए एक काम कर दो, लूशिया ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, फिर तुम्हें भी ये चांस मिल जाएगा। सो सुयान रैन, डील मंजूर है। कुछ देर बाद मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का बैग लेकर वापस आया,
लेकिन सुयान वहाँ नहीं थी। लूशिया डूर के पास खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने प्यार से मेरा आर्म पकड़ लिया। उसकी आवाज अब फिर से सॉफ्ट हो चुकी थी। डोंट वरी, मैंने उससे बात कर ली। मैंने हल्की साई ली। सॉरी, मुझे खुद उससे बात करनी चाहिए थी। समझ नहीं आता, उसकी शादी होने वाली है फिर भी वो मुझे ढूंढने क्यों आई? बस करो अब। लूशिया बिल्कुल जेंटल वाइफ की तरह मेरे कपड़े ठीक करने लगी। मंगची अंदर है, तुम, मैं और बच्चे थोड़ा और टाइम ग्रैंडमा के साथ स्पेंड करेंगे। मुझे बस एक कॉल हैंडल करनी है। कंपनी के मैटर्स हैं तो तुम पहले वापस जा सकती हो। शिया, मैंने धीरे से कहा, लेकिन लूशिया ने तुरंत सिर हिलाया। इट्स फाइन, ब्रदर कंपनी में है, पहले ग्रैंडमा को रेस्ट करने देते हैं, फिर हम सब साथ में घर जाएंगे। उसने जानबूझकर घर जाएंगे शब्दों पर एक्स्ट्रा जोर दिया। उन 2 शब्दों में इतनी वार्मथ थी कि मेरा दिल अचानक अजीब तरीके से गर्म हो गया। मैंने बस हल्का सा स्माइल करके सिर हिला दिया। जैसे ही वो डोर खोलकर अंदर जाने वाली थी, मैंने जल्दी से बैग में हाथ डाला और मिनरल वाटर की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे पता है तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा पसंद नहीं। लूशिया कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों में बेहद सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ गया। सिली, उसने प्यार से मेरा चेहरा टच किया, बोतल ली और धीमे से बोली, तुम अंदर जाओ पहले। हॉस्पिटल रूम का डोर बंद होते ही उसके चेहरे की सारी सॉफ्टनेस गायब हो गई। उसकी आंखें अचानक डार्क और अनरीडेबल हो चुकी थी। सुयान रान को चांस, उसके होठों पर कोल्ड स्माइल आई। अगर पॉसिबल होता तो मैं अपनी सिस्टर को भी तुम्हारे पास आने का मौका ना देती। उसने वही हाथ अपने चेहरे से लगाया जिससे उसने अभी मेरा चेहरा छुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी लवर की वार्मथ महसूस कर रही हो। डोंट वरी मोशवान, मैं मो फैमिली को ऐसी ऐसी टॉर्मेंट दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। उसकी आवाज धीरे धीरे और ऑब्सेशन से भरती गई। वो लोग बहुत फिल्दी हैं, तुम्हारे फैमिली कहलाने लायक भी नहीं। और सुयान रान, वो तुम्हें चाहने के लायक कैसे हो सकती है? उसकी आईज में डेंजरस पोजेसिवनेस चमक रही थी। मोशवान, तुम सिर्फ मेरे और मैनी के हो। सिर्फ हम और हमारी डॉटर्स ही तुम्हारी रियल फैमिली है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। कभी कभी सच में दिल करता है तुम्हें कहीं लॉक कर दूं, ताकि तुम मेरी साइड कभी छोड़कर ना जाओ। दूसरी तरफ नर्सिंग होम से निकलने के बाद सुयान रान अपनी पोस्टे चलाते हुए तेजी से वापस कंपनी की तरफ जा रही थी। उसके दिमाग में लगातार लूशिया की बातें घूम रही थी। ये सब मो फैमिली की वजह से हुआ है। बस मेरे प्लान से एग्री कर लो। मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट का नंबर दूंगी, कुछ भी हो सीधे उसे कांटेक्ट करना। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं खुद तुम्हें मो शुआन के पास वापस जाने दूंगी। उससे बात भी करूंगी, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर के अलावा अब वो सिर्फ मेरी और मेरी सिस्टर की सुनता है। अचानक कार एक जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। सुयान ने लंबी सांस ली, फिर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। लूशिया, लूमंगची, तुम दोनों की सिंसियरिटी आखिर कितनी फेक है? उसके होठों पर स्टबर्न स्माइल आई। जब मो शुआन मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लेगा तब मैं सब कुछ बेच दूंगी और उसे लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। उसकी आंखों में ऑब्सेशन साफ दिख रही थी। पहली बार भी मैंने उसे तुम लोगों से छीना था, तो दूसरी बार भी छीन लूंगी। मीनवाइल हॉस्पिटल रूम में दोनों लिटिल ट्रेजर्स की वजह से ग्रैंडमा की हालत पहले से काफी बेटर लग रही थी। ग्रेट ग्रैंडमा, प्लीज खाओ ना। लुएर ने छोटी सी टैंजरीन उठाकर उनकी तरफ बढ़ाई। ग्रैंडमा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक रह गई, फिर उनकी आंखें पूरी तरह प्यार से भर गईं। अरे मेरी गुड गर्ल, तुम खाओ इसे। उन्होंने प्यार से लुएर के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन छोटी बच्ची ने स्टबर्न तरीके से सिर हिलाया और अपनी चबी लिटिल हैंड में वो टैंजरीन आगे बढ़ाए रखी। आखिर ग्रैंडमा ने स्माइल करते हुए मुंह खोला। तभी लुएर खुशी से खिल उठी और धीरे से टैंजरीन उनके मुंह में रख दी। ग्रेट ग्रैंडमा, ज्यादा खाओगी तो जल्दी हेल्दी हो जाओगी। उसकी चाइल्डिश वॉइस सुनकर ग्रैंडमा की आंखें नम हो गई। उन्हें पता था शायद उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर लुएर का चेहरा सहला। हाँ, हमारी लुएर सही कह रही, ग्रेट ग्रैंडमा खूब खाएंगी। ओके। तभी दूसरी तरफ से लुएर की छोटी सिस्टर भी चेरी लेकर आ गई। ग्रेट ग्रैंडमा ने चेरीज नहीं खाई, सब फिनिश करो। उसकी पिटीफुल वॉइस इतनी क्यूट थी कि ग्रैंडमा खुद को रोक नहीं पाई और दोनों बच्चियों को टाइटली हग कर ली। उनकी आंखों में टीयर्स थे। अगर पॉसिबल होता तो वो सच में अपने ग्रैंडसन और अपनी 2 ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स के साथ कुछ साल और बिताना चाहती थी। ये सब देखकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस साइलेंटली रूम से बाहर निकल गया। मुझे जाते देख लूं मंगची तुरंत पीछे आ गई। मैं हॉलवे की विंडो के पास खड़ा होकर बाहर का मौसम देखने लगा। आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी क्लाउड नहीं। अब सैड मत हो, लू मंगची ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने शुरुआत से पूरी कोशिश की थी। मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो मुझे रोते हुए न देख सके। मुझे पता है अगर तुम दोनों ना होती तो ग्रैंडमा इतनी देर तक होल्ड ऑन नहीं कर पाती। मेरी आवाज हल्की कांप गई। ये दिन कभी ना कभी आना ही था, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये सुनते ही लू मंगची ने धीरे से मुझे हग कर लिया। उसका सिर मेरे शोल्डर पर टिक गया। हनी, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, सिस्टर है और बच्चे हैं, इसलिए अब सैड मत हो। दूसरी तरफ लूशिया थोड़ी दूर खड़ी क्वाइटली ये सब देख रही थी। शायद पहली बार उसने अपनी सिस्टर से कॉम्पीट करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे दुखी चेहरे पर गई, उसकी आंखों में रूथलेस किलिंग इंटेंट चमक उठा। अगले ही सेकंड उसने फोन निकाला और स्टेयरकेस के कॉर्नर में जाकर किसी को कॉल लगाया। उसी समय लुओ कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के सीईओ ऑफिस में लुओ तियान फाइल्स देख रहा था। फोन स्क्रीन पर लूशिया का नाम देखते ही वो लगभग चेयर से उछल पड़ा। लुओ तियान लूशिया के एल्डेस्ट अंकल का बेटा और करंट सीईओ था। हे कजन, क्या हुआ? उसकी आवाज नर्वस थी। देखो, तुम और मंगची दोनों सारी वर्क छोड़कर ब्रदर इन लॉ के साथ घूम रहे हो, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। प्लीज मेरे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो, कुछ खास नहीं। लूशिया की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चाहती हूँ मो शुआन विन हंग ग्रुप ज्वाइन करे। और मो फैमिली का मैटर कितना आगे पहुंचा, उसका टोन बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी सबऑर्डिनेट से बात कर रही हो। दूसरी तरफ लुओ तियान ने मन ही मन कई गालियां दी,
लेकिन बाहर से प्रोफेशनल वॉइस में रिप्लाई किया, विनहंग की टेंशन मत लो, मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ और ऑनेस्टली ब्रदर इन लॉ की एबिलिटीज काफी ऑब्वियस है। उसने हल्की खांसी ली। जहां तक वेयर हाउस फायर का सवाल है, उन्होंने एक बैच बचा लिया और उनके पास दूसरा वेयर हाउस भी है। लॉसेस जरूर होंगे, कॉम्पेंसेशन भी लोग मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक फेटल ब्लो नहीं लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, एक्चुअली तुम्हें इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में चाहो तो उन्हें बैंकरप्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो? लुओतियान ने हेल्पलेस टोन में कहा। लेकिन दूसरी तरफ लुशिया हल्का सा कोल्ड लाफ करके बोली, इतनी आसानी से खत्म कर देना उनके लिए बहुत इजी पनिशमेंट होगा। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि फोन के साइड बैठे लुओतियान की स्पाइन तक चिल उतर गई। जो काम मैंने दिया था वो कंप्लीट हुआ शिया, मैं कंपनी का सीईओ हूँ। लुओतियान ऑलमोस्ट रोने वाली आवाज में बोला, हाँ हाँ पता है। लुशिया ने उसे बीच में ही काट दिया। तो काम हुआ? लुओतियान अंदर ही अंदर इतना रॉन्ग फील कर रहा था कि उसका दिल कर रहा था फोन फेंक दे, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था इन दोनों सिस्टर्स को नाराज करना मतलब खुद अपनी ग्रेव खोदना। उसने तुरंत हेल्पलेस वॉइस में रिप्लाई दिया, डोंट वरी, मैंने लोगों से इंटेंशनली ये न्यूज स्प्रेड करवाई है कि ओल्ड मैडम मो के हाथ वाले शेयर्स कोई एक्वायर करना चाहता है, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। वो फैमिली को शायद पता भी नहीं चलेगा। गुड। लुशिया का टोन बिल्कुल फ्लैट था। और पिछले 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैंडल कर दिए। लुओतियान ने जल्दी से कहा, मैं सिस्टर हुए से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास भेजवा दूं। लुशिया की कैजुअल आवाज सुनकर भी लुओतियान अंदर से शॉक्ड था। वो दोनों प्रोजेक्ट्स मिलाकर टेंस ऑफ बिलियंस के थे, लेकिन उसके लिए वो बस किसी टॉय जैसी चीज थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया, ओह राइट, पिछली बार जो रॉजर डुबीज वॉच खरीदी थी उसे ऑर्डर करवाने का तरीका मैंने निकाला था। उसकी आवाज अचानक एक्साइटेड हो गई। वैसे वो वॉच तुम मुझे देने वाली थी ना, वो मोशवान के लिए है, लुशिया ने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर अचानक लुओतियान ऑलमोस्ट फट पड़ा। क्या मतलब? वो चेयर से उठ खड़ा हुआ। वॉच मैंने अरेंज करवाई, पैसे मैंने दिए और तुम लोग उसे अपने बच्चों के फादर को खुश करने के लिए यूज कर रही हो। उसका ब्लड प्रेशर लिटरली बढ़ चुका था। मैंने सच में पिछले जन्म में कोई बड़ा डाकू बचाया होगा, तभी इस जन्म में तुम दोनों जैसी अनग्रेटफुल वुल्व्स मिली हो। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ बीप 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 सुनाई दिया। लुशिया पहले ही फोन काट चुकी थी। दूसरी तरफ मैनर में नर्सिंग होम से लौटने के बाद जैसे ही हम पांचों अंदर आए, अंकल जेन ने राहत की सांस ली। वो जेन्युइनली डर गया था कि कहीं एल्डेस्ट यंग लेडी बच्चों और मोशवान को लेकर परमानेंटली गायब न हो जाए। घर पहुंचते ही मेरे फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने फ्रोन्ड एक्सप्रेशन के साथ रिसीव किया। अगले ही सेकंड दूसरी तरफ से मोचांग शान की कोल्ड वॉइस गूंजी, बहुत बढ़िया अनफिलियल सन, बहुत बढ़िया, अब तुम मेरे नंबर तक ब्लॉक करने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा। वो सीधे मुद्दे पर आ गए। तुम्हारी ग्रैंडमदर के शेयर्स के बदले मैं टोटल 600 मिलियन दूंगा, एक पैसा ज्यादा नहीं। कल ऑथराइजेशन पेपर्स लेकर सीधे यहाँ आ जाना। उसकी आवाज में इम्पेशंस साफ थी। कई बड़ी कंपनीज ऑलरेडी उन 10% शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रही थी। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता था कि यह सब लुओतियान ने इंटेंशनली सेटअप करवाया था। मैंने बस फेंट वॉइस में कहा, ठीक है, फिर उसके कुछ और बोलने से पहले ही फोन काट दिया और उसी नंबर को भी तुरंत ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ मोचांग शान अभी बोल ही रहा था कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा कॉल किया लेकिन नहीं लगा। उसका चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया। ये अनफिलियल ब्रैट, इसे घर वापस लाकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। लेकिन तभी पीछे से 2 छोटी वॉइसेस आई, डैडी डिनर टाइम। लुएर और लुईवर दौड़ते हुए आई और दोनों ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरी आंखों की सारी फेरोसिटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई। मैंने नीचे झुककर अपनी डॉटर्स के छोटे हैंड्स पकड़े और उनके साथ डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ा। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद मैं वापस अपने रूम में आया। अभी शावर लेकर पजामास पहने ही थे कि फोन फिर से बज उठा। एक और अननोन नंबर। हेलो, मोशवान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुयान रान की भारी स्लाइटली ड्रंक आवाज आई। मोशवान। उसकी आवाज में दर्द और शराब दोनों मिक्स थे। मैंने टायर्ड साई ली। आज इतना ड्रामा होने के बाद भी तुम अभी तक कांटेक्ट कर रही हो? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उसकी ऑलमोस्ट सॉबिंग वॉइस आई, प्लीज उन्हें छोड़ दो, चिल्ड्रन। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करूंगी। अगर वो तुम्हें उन्हें ले जाने नहीं देते तो मैं खुद तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी। यान रान, मैंने नोज ब्रिज दबाते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। तुम्हारे और मो जिनपांग के रिलेशनशिप पब्लिक हुए, फिर तुम अब्रॉड चली गई। लगभग 3 साल बीत गए। उस दौरान तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। अब अचानक ये सब क्यों? मैं बस डर गई थी कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें हर्ट कर दूंगी। सुयान रोने लगी। पहले उसकी रोने की आवाज सुनकर मेरा दिल दर्द करता था, लेकिन अब अंदर कुछ फील नहीं हो रहा था। यान रान, अब कॉल मत करना। मेरी आवाज शांत थी। जो पास था वो खत्म हो चुका है। तुम खुद देख चुकी हो। अब मेरे बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी मदर्स के साथ गलत नहीं करूंगा। अचानक सुयान हंस पड़ी, लेकिन उसकी लॉफ टूट चुकी थी। मोशवान, तुम बहुत स्टूपिड हो। उसकी आवाज बिटर हो गई। तुम सच में लुओ सिस्टर्स पर इतना ट्रस्ट करते हो? तुम्हें पता भी है कैपिटल में लुओ फैमिली का स्टेटस क्या है? उनकी वेल्थ कितनी टेरिफाइंग है? वो लगातार बोलती गई। इतने पावरफुल लोग कभी ऐसी अब्सर्ड रिलेशनशिप अलाउ नहीं करेंगे। आखिर में हर्ट सिर्फ तुम होगे, अबंडन भी तुम्हें ही किया जाएगा। उसकी आवाज धीरे धीरे इंटेंस होती गई। मोशवान, लुओ सिस्टर्स को कितने रिच यंग मास्टर्स ने परस्यू किया है, तुम्हें आइडिया भी नहीं। तुम और वो लोग सेम वर्ल्ड के नहीं हो। फिर उसने ऑलमोस्ट डिस्परेट होकर कहा, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और भूल गए जब तुम 15 साल के थे। अगर मैं ना होती तो तुम मर चुके होते। ये सुनकर मैंने लंबी सांस ली। 15 साल की उम्र में एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी मेमोरी का हिस्सा खो दिया था। होश आने पर सबने कहा था कि मुझे सुयान रान ने बचाया। यान रान, मैंने धीरे से कहा, मैं सिर्फ इस वजह से अपनी डॉटर्स को नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी सबसे पहले बिट्रेयल तुमने किया था। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। इस बार मैंने नंबर ब्लॉक नहीं किया। दूसरी तरफ सुयान रान फोन पकड़े बस सिर पकड़कर रोती रह गई। मैं कुछ सेकंड्स तक उस कॉल हिस्ट्री को देखता रहा। आखिर
उसने कभी मेरी जान बचाई थी। अगर उसे कभी सच में जरूरत पड़ी तो शायद मैं उसकी मदद कर दूं, लेकिन वापस उसके पास जाना वो पॉसिबल नहीं था। दरवाजा अचानक खुला। लूशिया ब्लैक और गोल्डन नाइट गाउन में खड़ी थी। उसकी अपीयरेंस इतनी स्टनिंग थी कि कुछ सेकंड्स के लिए मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। शिया, तुम ये? मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोल ही रहा था कि अगले ही सेकंड वो सीधे मेरी तरफ बढ़ी और कसकर मुझे हग कर लिया। मोशवान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। उसकी आवाज बेहद सॉफ्ट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक इंटेंस ऑब्सेशन साफ दिख रही थी। मैं पूरी तरह स्टन रह गया, इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ प्रोसेस कर पाता। लूशिया ने अचानक मेरा कॉलर पकड़कर मुझे किस कर लिया। उस पल मेरा पूरा दिमाग जैसे फ्रीज हो गया। इतने समय से मैं अपनी फीलिंग्स दबा कर रख रहा था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है, इसलिए बस क्वाइटली उनके साथ रहना चूज किया था। लेकिन आज वो सारी दबाई हुई इमोशंस अचानक बाहर आने लगी। कमरा पूरी तरह साइलेंट था, सिर्फ हार्ट बीट की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद लूशिया धीरे से मेरे शोल्डर पर सिर रखकर फुसफुसाई, मोशवान, पास्ट को भूल जाओ, बाकी लोगों को भी भूल जाओ, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरा होना चाहिए। उसकी आवाज में डेंजरस टेंडरनेस थी। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में ऐसा ऑब्सेशन था जो ऑलमोस्ट डराने वाला था। थोड़ी देर बाद दोनों बाथरूम में पहुंचे। शावर से गिरता वार्म पानी पूरे माहौल को और हैवी बना रहा था। लूशिया ने मेरी गर्दन के अराउंड आर्म्स रैप कर ली और धीरे से बोली, हम बच्चों को लेकर कैपिटल छोड़ देते हैं, कहीं दूर, किसी क्वाइट जगह। उसकी फिंगर्स मेरे चेस्ट पर हल्के से मूव कर रही थी। मैंने आखिरकार धीरे से कहा, शिया, मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन ये सही नहीं है। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने मुझे फिर से किस कर लिया। उसके लिए वही आंसर था, रॉन्ग। ऑफ कोर्स वो जानती थी कि सब गलत है, लेकिन उसके लिए अब सही गलत मैटर नहीं करता था। उसके लिए मोशवान यूनिक था। उसकी सिस्टर भी रिप्लेसेबल थी। जब पहले लुआ फैमिली क्राइसिस में थी, तब दोनों सिस्टर्स सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंड करती थी, और उसी डार्कनेस में मोशवान उनकी जिंदगी में लाइट बनकर आया था। मैंने कहा ना, ये सब मत सोचो। लूशिया की आवाज ऑलमोस्ट हाइप्नोसिस जैसी लग रही थी। तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे, राइट? उसकी स्माइल में हल्की सी डेंजरस मैडनेस थी। रेजिस्ट मत करो, खुद से झूठ मत बोलो। तुम क्लियरली हमसे प्यार करते हो। हमारी लुक्स, हमारा प्यार, सब तुम्हें चाहिए। उसकी आवाज धीरे धीरे मेरे दिमाग में उतरती जा रही थी। जब तुमने खुद को रोकना बंद किया, तब क्या तुम हैप्पी नहीं थे? मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। शावर की आवाज तक जैसे गायब हो गई थी। पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी विस्पर बची थी, मोशवान, तुम हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसकी आंखों में ऑलमोस्ट अनहेल्दी पॉजिटिवनेस चमक रही थी। एडमिट इट, तुम हम दोनों के साथ रहना चाहते हो। कुछ देर बाद मैंने पहली बार बिना हेजिटेशन के उसे कसकर अपनी आर्म्स में भर लिया। मेरी आंखों में अब वो सप्रेस्ड हेजिटेशन नहीं थी, उनमें सिर्फ लूशिया का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैं पजामास पहने हुए एग्जॉस्टेड लूशिया को उठाकर उसके बेडरूम तक लेकर गया। मैंने धीरे से उसे बेड पर लिटाया। मोशवान, तुम यहीं नहीं रुक रहे। उसकी आवाज थोड़ी वीक थी, जैसे वो पाउट कर रही। मैंने उसके माथे पर हल्का किस किया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, मुझे वापस जाना चाहिए, वरना सुबह बच्चे देख लेंगे और वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है? इस बार लूशिया ने इंसिस्ट नहीं किया, तुम भी रेस्ट करो। मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक की, लाइट्स ऑफ की और क्वाइटली रूम से बाहर आ गया। हॉलवे में चलते हुए मैंने लंबी सांस ली। दिन में फोर्सिबली किस, रात में सरप्राइज अटैक। मैं खुद से हंस पड़ा। मुझे हमेशा लगता था मेरी सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब लग रहा है वेट नूडल से भी वीक निकली। सिर हिलाते हुए मैं अपने रूम में वापस आया, लेकिन जैसे ही बेड के किनारे बैठा, पीछे से अचानक किसी ने टाइटली हग कर लिया। मेरी सिस्टर के साथ काफी फन हुआ। लू मंगची की कोल्ड वॉइस मेरे कानों में गूंजी। उसका बॉडी वार्म था, लेकिन टोन पूरी तरह आइसी। माँ मंगची, मैं सच में घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सिस्टर के साथ ओके है, लेकिन मेरे साथ नहीं। उसने अचानक मेरे शोल्डर पर हल्का बाइट किया। उसके बाद उसने पीछे से मुझे किस किया, लेकिन वो ज्यादा टीजिंग लग रहा था। मंगची, काम डाउन। मैंने उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। मुझे सबकॉन्शियसली ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लू मंगची को दूर नहीं करना चाहिए। अगले ही पल उसने एग्रेसिवली मेरा पजामा पकड़कर मुझे बेड पर खींच लिया। डिम लाइट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, और तभी एक टीयर ड्रॉप मेरे चेहरे पर गिरा। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। लू मंगची की आंखों के किनारों पर टीयर्स चमक रहे थे। हनी, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उसकी आवाज ग्रीवेंस से भरी हुई थी। मेरी सिस्टर के साथ सब ठीक है, लेकिन मेरे साथ नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। हनी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती, लेकिन मुझे नोटिस नहीं हुआ कि उसके टीयर स्ट्रीक्ड फेस पर हल्की सी स्लाइस स्माइल भी आई थी। काफी देर तक कमरे में सिर्फ हैवी साइलेंस और हार्ट बीट की आवाज थी। 1 घंटे बाद भी लू मंगची का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे अपनी सिस्टर पर इतना इरिटेशन हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर टीथ ग्राइंड कर रही थी। उसकी सिस्टर ने उसे कमरे में लॉक कर दिया था, ऊपर से उसका फोन भी छीन लिया था। जब तक उसने मेड को बुलाकर दरवाजा खुलवाया, तब तक लूशिया अपना मिशन कंप्लीट कर चुकी थी। अगली सुबह मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज पिछली रात का क्याओस नहीं था। असली दर्द तब हुआ जब सुबह 10 बजे आंख खुली और अंकल जंग हाथ में एक जायंट ग्लास गोजी बेरी टी और एक बोल काले मेडिसिन सूप के साथ कमरे में एंटर हुए। मैं उस डार्क मेडिसिनल सूप को घूरता रह गया। ये क्या है? मेरे चेहरे पर इंस्टेंटली डेंजर वाला एक्सप्रेशन आ गया। अंकल जंग ने मुझे मीनिंगफुल नजर से देखा। मिस्टर मो हेल्दी हैं, लेकिन जो नरिश करना चाहिए वो तो नरिश करना ही पड़ेगा। उन्होंने पूरी सीरियसनेस से कहा, ये एल्डेस्ट यंग मिस ने स्पेशली एक फेमस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर से बनवाया है, किडनी काल्मिंग मेडिसिन। मेरा चेहरा तुरंत बिगड़ गया। मैंने आज तक फीटस काल्मिंग मेडिसिन सुनी थी, ये किडनी काल्मिंग क्या होता है? अंकल जंग बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन में बोले, सीधे बोलूं तो किडनी रिप्लेनिशमेंट। मैं तुरंत उन दोनों कल्प्रिट सिस्टर्स को ढूंढने निकलना चाहता था, लेकिन अंकल जुंग ने कामली बताया कि मेरे उठने से पहले ही दोनों सिस्टर्स बच्चों को लेकर लुओ फैमिली के ओल्ड रेजिडेंस वापस चली गई थी। ओल्ड मैडम लुओ अपने ग्रैंड डॉटर्स को मिस कर रही थी। असल में दोनों लिटिल मिस बार डैडी को ढूंढ रही थी। अंकल जुंग ने स्माइल दबाते हुए कहा, लेकिन एल्डेस्ट यंग मिस और सेकंड यंग मिस ने समहाउ उन्हें रोक लिया। फिर उन्होंने कैजुअली ऐड किया, और हाँ,
आज लंच में आपके लिए एल्डेस्ट यंग मिस ने खास मेन्यू ऑर्डर किया है, स्टर फ्राइड किडनीज, बुल सूप और ऑयस्टर्स। बस बस बस, मैंने तुरंत ग्रिटेड टीथ के साथ उन्हें रोका। मेरी हेल्थ बिल्कुल फाइन है। फिर मैं वो मेडिसिन बॉल उठाकर एक ही सांस में पी गया। टेस्ट इतना टेरिफाइंग बिटर था कि मुझे लगा पिछली रात का डिनर बाहर आ जाएगा। ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से अंकल जंग ने ऑलरेडी लंच भी प्रिपेयर करवा दिया था और जैसा एक्सपेक्टेड था, हर डिश सस्पिशियसली नूरिशिंग दिख रही थी। खाना खत्म करने के बाद मैंने कैजुअली कहा, मुझे मो फैमिली हाउस जाना है। ये सुनते ही अंकल जंग थोड़ा सरप्राइज दिखे। मैंने ऑनेस्टली अपना पर्पस बताया। मुझे नहीं लगता मो चांग शान इतनी आसानी से पैसे देगा। शायद आज सिर्फ सिचुएशन ऑब्जर्व करनी पड़े। अंकल जंग कुछ सेकंड सोचते रहे। पिछली बार जो अगली सीन हुआ था उसके बाद अगर आप अकेले गए तो शायद वो लोग ट्रबल क्रिएट करें। मैंने सिर हिलाया। इट्स ओके, मैं ऑथराइजेशन लेटर साथ नहीं ले जा रहा। आज शायद पैसे मिलेंगे भी नहीं। जैसे ही मैं निकलने लगा, अंकल जंग ने मुझे नई कार की दी। बाहर ब्लैक फरारी खड़ी थी, वही जो लू मंगची ने खरीदी थी। सिस्टर्स के साथ रहने के बाद मुझे अब कार मॉडल्स और प्राइसेस की थोड़ी नॉलेज हो गई थी। ये फरारी करीब 5 मिलियन युआन की थी। मैंने हेल्पलेस होकर लू मंगची को कॉल लगाया, लेकिन उसने फोन पिक नहीं किया, सिर्फ एक मैसेज भेजा, ब्रदर अगर कार के बारे में बोलने वाले हो तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। एक्चुअली मैं उसे थोड़ा स्कोल्ड करना चाहता था। कल रात एक्साइटमेंट में उसने मेरे शोल्डर पर इतना हार्ड बाइट किया था कि सुबह ब्रूस पड़ चुका था। लेकिन आखिर में मैंने कुछ नहीं कहा और कार की एक्सेप्ट कर ली। जाने से पहले मैंने क्वाइटली अंकल जंग के कान में कुछ वर्ड्स विस्पर किए। ये सुनकर वो जेन्युइनली शॉक्ड रह गए। फिर अचानक हंस पड़े। मिस्टर मो, आपको लेकर मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। कुछ देर बाद वो एक बैग लेकर आए। मैंने अंदर चेक किया, सेटिस्फाइड होकर नोट किया और फरारी लेकर मैनर से निकल गया। अंकल जंग जाते हुए कार को देखते रहे और खुद से बोले, मिस्टर मो ऊपर से इतने नॉर्मल लगते हैं लेकिन अंदर कहीं न कहीं काफी क्रेजी भी हैं। उसके बाद उन्होंने तुरंत लूशिया को फोन लगाया। एल्डेस्ट यंग मिस, मिस्टर मो अकेले मो फैमिली हाउस गए। उन्हें लगता है मो चांग शान आसानी से पैसे नहीं देगा। दूसरी तरफ लोअर फैमिली ओल्ड रेजिडेंस में लूशिया रेड वुडन चेयर पर लेग्स क्रॉस करके बैठी थी। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह कोल्ड था। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि वो लोग मो शुआन को परेशान ना करें। उसकी आवाज डेंजरस काम थी। नर्सिंग होम वालों को अलर्ट रखो। अभी मो फैमिली के पास उसे थ्रेटन करने के लिए सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर बची है। अंकल जंग थोड़े हेजिटेंट लगे, लेकिन अगर वो लोग फोर्स यूज करें तो। ये सुनकर लूशिया हल्का सा कॉन्फिडेंट लाफ करने लगी। डोंट वरी, मो फैमिली की औकात मुझे अच्छी तरह पता है। उसकी आंखों में टेरिफाइंग कॉन्फिडेंस चमक रहा था। उनकी फैमिली क्या, इवन लियो फैमिली भी मो शुआन को मुझसे छीन नहीं सकती। लियो फैमिली के बॉडीगार्ड्स में भी ऐसा कोई नहीं जो मो शुआन को हरा सके। अंकल जंग की बात सुनकर लूशिया बस हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉल कट करते ही वो चेयर से उठने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम थोड़े डगमगा गए। पिछली रात याद आते ही उसके लिप्स पर अनकंट्रोलेबल स्माइल आ गई। अगर मेरी सिस्टर बीच में इंटरफियर ना करती, उसने धीरे से खुद से कहा, तो रात और परफेक्ट होती। दूसरी तरफ मैं फिर से मो फैमिली विला पहुंच चुका था। गेट के अंदर कदम रखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया, सच में मैं अब जिस जगह रहता हूँ उसके सामने ये विला कितना लो क्लास लग रहा है। खुद पर सार्कास्टिक स्माइल आई। लगता है इंसान सच में जल्दी लग्जरी का आदी हो जाता है। डोर पुश करते ही फैमिलियर फेसेस दिखे। ओल्ड मास्टर मो सोफा पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनका चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो गया। मो चैंगशान ने कोल्ड स्नॉट किया और दूसरी तरफ देखने लगे। किनी एक्सप्रेशनलेस थी, लेकिन उसकी आईज मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। साइड में बैठा मो जिनपिंग मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी आंखों में पॉइजन भरा हो। वहीं दूसरी तरफ मो फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर मो किंग सरप्राइजिंगली काम बैठी थी। मो फैमिली की तीनों डॉटर्स ने किनी की ब्यूटी इनहेरिट की थी, लेकिन मो किंग सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, बेहद एलिगेंट और डेंजरस ऑरा वाली वुमन थी। ओह, पूरा फैमिली गैदरिंग चल रहा है। मैंने डिलिबरेटली पंचेबल स्माइल के साथ हाथ हिलाया। चेयरमैन मो, मैं अपने पैसे कलेक्ट करने आया हूँ। तू रेबेलियस ब्रैट। मो चैंगशान ने टेबल पर हाथ मार दिया। कौन से पैसे? पहले शेयर्स ऑथराइजेशन लेटर है, फिर इस घर से निकल। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। कीस पहले से पता था आप बैकस्टैबर हो। आपकी बातों की वैल्यू हवा जैसी है। फिर मैंने कैजुअली ऐड किया, क्या हुआ अगर शेयर्स ना दूं तो फिर से 8 बॉडीगार्ड्स बुलाओगे जिन्हें मैं फिर हॉस्पिटल भेज दूं। ये सुनते ही वो चैंगशान का चेहरा ग्रीन पड़ गया। वो जेन्युइनली मुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस फैमिली में कोई मुझे फिजिकली हैंडल नहीं कर सकता था। तभी ओल्ड मास्टर मो ने कोल्ड वॉइस में कहा, मो शुआन, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, क्या तुम्हारी ग्रैंडमदर आखिर तक मेरे खिलाफ खड़ी रहने वाली हैं? मैंने शोल्डर श्रग किए। ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? आपने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया था। ओल्ड मास्टर मो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मेरे चेहरे पर गिल्ट ढूंढना चाहते हो, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ग्रैंडपा, उस टाइम क्या हुआ था आपको सबसे अच्छे से पता है। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, और इन्हें भी। मैंने मो चैंगशान और किनी की तरफ इशारा किया। इतनी उम्र में भी शेमलेसनेस कम नहीं हुई आपकी। किसी और की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, फिर पता चला बच्चा आपका था ही नहीं। तू इंसॉलेंट ब्रैट। ओल्ड मास्टर मो ने गुस्से में ग्लास उठाकर मेरी तरफ फेंका, लेकिन वो मुझे टच तक नहीं कर पाया। ग्लास फ्लोर पर गिरकर टूट गया। मैंने उस टाइम कहा था मैं ड्रंक था। ओल्ड मास्टर मो की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी ग्रैंडमदर आखिर कब तक इस छोटी सी बात को पकड़े रहेंगी? छोटी बात? मेरी आंखें इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। ग्रैंडपा, आपको खुद पता इशू सिर्फ इतना नहीं था। तभी किनी अचानक खड़ी हो गई। बस करो। उसकी आवाज इरिटेटेड थी। ग्रैंडपा, जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। अभी अपोलोजाइज करो। सॉरी, इम्पॉसिबल। मैंने बैग थोड़ा टाइटन करके पकड़ा। अगर पैसे नहीं दोगे तो शेयर्स बाहर भेज दूंगा। ऑनेस्टली मुझे पता था आप लोग शेमलेस हो, लेकिन इतने होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी अब तक चुप बैठी मो किंग ने पहली बार बात की। लिटिल ब्रदर, बात को इतना अगली क्यों बना रहे हो? उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन आईज पूरी तरह कोल्ड थी। फैमिली के पास अभी इतना कैश अवेलेबल नहीं है। लेट्स कॉम्प्रोमाइज।
उसकी आवाज बेहद स्मूथ थी। तुम शेयर्स दे दो और डैड तुम्हें 300 मिलियन देंगे। इसके अलावा सिटी सेंटर वाला मेरा अपार्टमेंट भी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। कॉम्पेंसेशन समझ लो। उसके वर्ड सुनकर मैं अंदर ही अंदर स्नीयर कर उठा। क्या डेंजरस वेनमस स्नेक है। मो जिनपिंग से कहीं ज्यादा स्मार्ट और कैलकुलेटिंग थी। मैं ऑथराइजेशन लेटर लाया ही नहीं। मैंने कामली कहा, वैसे भी ग्रैंडमा इतने पैसे लेना नहीं चाहती। फिर मैंने इंटेंशनली उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सिंस एल्डेस्ट सिस्टर ने खुद कहा है तो मैं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। मोकिंग ने तुरंत मो चैंगशान की तरफ देखा। डैड, अगर शेयर्स बाहर लीक हो गए तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए नई कार भी बाय कर दूं और पर्सनल तौर पर एक्स्ट्रा 10 मिलियन दूंगी। ये सुनते ही साइड में बैठे मो जिनपिंग का चेहरा पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया। वो अपार्टमेंट जिंगडू के सबसे एक्सपेंसिव लोकेशंस में था। उसने खुद 2 बार मांगा था, लेकिन मो किंग ने साफ मना कर दिया था और अब वही चीज वो मुझे देने को तैयार थी। पहले 300 मिलियन निकालो, मैंने कैजुअली कहा, बाकी बातें बाद में। मेरे हाथ में पकड़ा बैग धीरे धीरे लूज हो गया। लगता है आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मैं बिना और बात बढ़ाए बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी फरारी के पास पहुंचा, पीछे से मो किंग की आवाज आई, लगता है तुम्हें सच में कोई शुगर मॉमी मिल गई है। पीछे से मो किंग की काम वॉइस आई। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन लगा रखा था, वही एक्सप्रेशन जैसे पूरी दुनिया उसका पैसा खाकर भाग गई हो। कल मॉम लिमिटेड एडिशन मेबक की बात कर रही थी। उसने मेरी फरारी पर नजर डाली और आज तुम सीधे 5 मिलियन युआन फरारी में घूम रहे हो। मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा, तो डायरेक्टर मो को जेलसी हो रही है। मो किंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे सोचने दो। उसकी शार्प आई सीधा मेरे ऊपर टिक गई। क्या तुम भी उन शेयर्स पर नजर रख रही हो। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उसने बिना छुपाए कामली जवाब दिया, हाँ। जब उसने मो जिनपिंग का नाम लिया, उसकी आवाज में डिस्गस्ट साफ था। ऑनेस्टली, अगर तुम मो फैमिली के ओनली सन होते तो शायद मैं सच में तुम्हारी मदद पूरे दिल से करती। लेकिन उसकी बातों पर मुझे पंक्चुएशन तक भरोसा नहीं था। आखिर वो खुद भी सीक्रेटली मो जिनपिंग को नीचे खींच रही थी। तो तुम्हारा टारगेट कंपनी का कंट्रोल है, मैंने कैजुअली पूछा। करेक्ट। उसने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखाई। फ्यूचर में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन शेयर भी कर सकती हूँ। मैंने कुछ सेकंड सोचने का एक्टिंग किया, फिर धीरे से बोला, कोऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन शेयर्स तभी दूंगा जब पैसे हाथ में आएंगे। तुम अपनी ग्रैंडमदर की तरफ से डिसीजन ले सकते हो। ऑब्वियसली, मैंने कामली कहा, वरना मैं डील करने आता ही नहीं। ये सुनकर मो किंग ने हल्का नोट किया, मेरे मैसेज का वेट करना। फिर उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, मैं डैड, मॉम और ग्रैंडपा जैसी नहीं हूँ। जो बोलती हूँ वो करती हूँ। उसके टैक्सी में बैठ कर जाने के बाद मैंने पॉकेट से क्वाइटली रिकॉर्डिंग पेन निकाला। उसकी तरफ देखते हुए मेरे होठों पर हल्की स्माइल आ गई। दूसरी तरफ लुओ फैमिली रेजिडेंस में लूशिया के फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन पर ग्लैंस किया, फिर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर फोन लॉक कर दिया। सिस्टर, क्या हुआ। लू मंगची क्यूरियस होकर उसके पास आकर बैठ गई। लूशिया हल्का सा हंसी। उसकी स्लेंडर फिंगर फोन पर टैप करती रही। मो किंग आखिरकार इम्पेशेंट हो गई। उसकी आवाज कोल्ड थी। वो मो शुआन के शेयर्स खरीदना चाहती है। फाइनली मूव कर ही दिया उसने। लू मंगची बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई, जैसे दोनों सिस्टर्स को ये पहले से पता था। अगले ही सेकंड लूशिया ने कोल्ड स्माइल के साथ फोन उठाया और किसी को मैसेज भेजा। कॉन्टैक्ट नेम था सू यान रैन। दूसरी तरफ मैं टाइम चेक कर रहा था। ओरिजिनली मेरा प्लान स्कूल जाने का था, लेकिन तभी लूशिया ने वीडियो कॉल भेज दी। स्क्रीन पर मेरी दोनों लिटिल डॉटर्स रो रो कर डैडी बुला रही थी। ओल्ड लुओ रेजिडेंस में उन्हें कोई शांत नहीं कर पा रहा था। मजबूरी में मुझे कार घुमाकर सीधे लुओ फैमिली हाउस जाना पड़ा। जैसे ही मैं ओल्ड रेजिडेंस के गेट पर पहुंचा, दोनों लिटिल डम्पलिंग्स पहले से वहां खड़ी थी। डैडी है। मुझे देखते ही दोनों अपनी छोटी छोटी लेग से भागते हुए आई और मेरी लेग्स पकड़कर ऊपर देखने लगी। उनकी वाटरी आइज देखकर मेरा पूरा मूड इंस्टेंटली मेल्ट हो गया। क्या हुआ मेरे बेबीज। मैंने दोनों को उठाकर आर्म्स में लिया। अगले ही सेकंड दोनों सिस्टर्स ने मेरी गर्दन पकड़कर चीक्स पर लाउड किसेस दे दिए। मिस्टर मो, थैंक गुडनेस आप आ गए। नैनी ने लिटरली राहत की सांस ली। यंग मिसेस लगातार रो रही थी। ओल्ड मैडम के गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए एल्डेस्ट यंग मिस को आपको बुलाना पड़ा। मैंने दोनों बच्चियों को नीचे उतारा और एक एक हैंड पकड़ लिया। अगर गेस्ट हैं तो मैं बच्चों को लेकर वापस चला जाता हूँ, लेकिन नन्नी ने तुरंत सिर हिलाया। एल्डेस्ट और सेकंड यंग मिस ने कहा है कि जैसे ही आप आए आपको अंदर ले आए। मैं क्वाइटली उनके पीछे अंदर चला गया। लिविंग रूम का डोर ओपन था। अंदर लूशिया और लू मंगची सोफा पर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ बैठी थी। ओल्ड मैडम लुओ किसी दूसरी एल्डरली लेडी से वार्मली बात कर रही थी। उनके पास डार्क ब्लू एक्सपेंसिव सूट पहने लगभग 27 साल का एक आदमी बैठा था। उसकी आइज बार बार लुओ सिस्टर्स की तरफ जा रही थी। उसे देखते ही मेरे अंदर इरिटेशन उठी। ऐसे लोग यूजुअली ब्लाइंड डेट प्रपोजल्स के लिए आते हैं। आखिर लुओ फैमिली का स्टेटस और दोनों सिस्टर्स की ब्यूटी किसी से हिडन नहीं थी। इवन बच्चों के होने के बाद भी रिच यंग मास्टर्स प्रपोजल लेकर आते रहते थे। मैंने साइलेंटली नजर हटाई और बच्चों को लेकर दूसरे रूम की तरफ चला गया। डैडी। दोनों डॉटर्स की आवाज सुनकर मैं अपने थॉट से बाहर आया। मैंने डीप ब्रेथ ली और फोन निकाल कर कहा, चलो डैडी तुम्हें कार्टून लगा कर देता है। तभी अचानक बिना नॉक किए डोर खुला। वही सूट वाला आदमी सीधे अंदर चला आया। मुझे देखते ही वो कुछ सेकंड्स के लिए स्टन रह गया। फिर एरोगेंट टोन में बोला, लियो फैमिली अब मेल नन्नी भी हायर करने लगी। मैंने उसकी तरफ लेजी ग्लैंस डाली। सर, रूम में एंटर करने से पहले नॉक करना बेसिक कोर्टेसी होती है, लेकिन उसने मेरी बात इग्नोर कर दी। उसकी नजर दोनों लिटिल डम्पलिंग्स पर गई जो कार्टून में बिजी थी। उसके चेहरे पर ऑब्वियस डिस्गस्ट था। फिर उसने कैजुअली ऑर्डर दिया, तुम जा सकते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ऐसे देखा जैसे सामने कोई इडियट खड़ा हो। ऑनेस्टली उसकी लुक्स खराब नहीं थी। हाइट भी लगभग मेरी जैसी थी, लेकिन उसकी एरोगेंट आइज मुझे किसी फिश पॉन्ड ओनर की याद दिला रही थी। सुना नहीं? उसने इरिटेटेड होकर कहा, क्या तुम लूशिया या लूमांगी के असिस्टेंट हो? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे शादी करो। वो आदमी एरोगेंट टोन में बोला, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, निकलो यहाँ से। मैंने जाने का तो दूर
और आराम से सोफा पर लीन कर लिया। फिर डिलिबरेटली प्रोवोकेटिव नजर से उसकी तरफ देखा। आदमी गुस्सा नहीं हुआ बल्कि कॉन्टेम्प्ट से हंसा। फ्यूचर लो फैमिली सन इन लॉ होने के नाते क्या मैं तुम्हारे जैसे असिस्टेंट को हैंडल नहीं कर सकता? उसकी आवाज सुपीरियोरिटी से भरी हुई थी। पहले खुद लो फैमिली का सन इन लॉ बनो, फिर मुझसे बात करना। मैंने उसे पंच मारने का अर्ज मुश्किल से दबाया और इग्नोर कर दिया। तभी परफेक्ट टाइमिंग पर लुएर ने कार्टून से नजर हटाकर उस आदमी की तरफ टंग आउट की और फिर मेरी तरफ मुड़कर स्वीट वॉइस में बोली, डैडी मुझे कैंडी चाहिए डैडी। ये वर्ड सुनते ही आदमी का चेहरा स्टिफ हो गया। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि बच्चियां लूशिया की हैं या लू मंची की, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि उसकी ऑलरेडी टाइनी चांसेस अब और भी खत्म हो चुकी थी। अगले पल उसने कोल्ड स्नीयर के साथ कहा, सच में इल ब्रेड बच्चे। उसकी नजर दोनों लिटिल गर्ल्स पर गई। बिना फादर के बैस्टर्ड्स, कमरे का माहौल इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। मैं जिंगडू की ये फैमिली से हूँ। यानिंग नाम सुना होगा, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी आई सीधे उसकी आंखों में जा धंसी। वो नजर इतनी शार्प थी कि कुछ सेकंड्स के लिए खुद यानिंग भी फ्रीज हो गई। तुमने अभी क्या कहा? मेरी आवाज पहले से कई टोन्स नीचे और टेरिफाइंगली कोल्ड थी, लेकिन यानिंग अभी भी सिचुएशन समझ नहीं पाया। उल्टा सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, अब डर लग रहा है? मैंने गलत क्या कहा? इल ब्रेड होना तो सच है। अगले ही सेकंड मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। पहले कामली लुएर को सोफा पर बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर सीधा यानिंग की तरफ चल पड़ा। क्या? उसने कंटेम्प्ट से कहा, तुम जैसे हायर्ड हेल्पर मुझे मारोगे? उसकी आवाज एरोगेंस से भरी थी। ये फैमिली भले लुओ फैमिली जितनी पावरफुल ना हो, लेकिन वो फैमिली से तो कहीं ऊपर है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं उसे टच तक नहीं करूंगा। इसलिए जब मेरा स्लैप सीधे उसके चेहरे पर पड़ा और वो वहीं 2 बार घूम गया, तो कुछ सेकंड्स तक उसे खुद यकीन नहीं हुआ। तो तुमने मुझे मारा? उसने डिसबिलीफ में पूछा। मैंने उसे कोल्ड आइज से देखा। मेरी बेटी के बारे में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? मेरी आवाज वार्निंग से भरी थी। जो इंसान बेसिक मैनर्स तक नहीं जानता, वो दूसरों पर कमेंट कर रहा है। यानिंग का चेहरा ह्यूमिलिएशन से लाल हो गया। पूरे जिंगडू में बहुत कम लोग थे जो ये फैमिली यंग मास्टर को पब्लिकली स्लैप कर सके। तभी दोनों लिटिल गर्ल्स घबराकर मेरे लेग से लिपट गई। डैडी, लोगों को मत मारो। उनकी वाटरी आइज देखते ही मेरा सारा गुस्सा इंस्टेंटली गायब हो गया। मैंने तुरंत नीचे झुककर उन्हें जेंटली हग किया। सॉरी बेबीज, मैंने सॉफ्टली कहा। डैडी गलत था। डैडी को तुम्हारे सामने टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही यानिंग और फ्यूरियस हो गया। तुम मुझे मारते हो और अपोलोजाइज अपनी डॉटर से करते हो। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूर जोर से खुला। लूशिया हाई हील्स की शार्प आवाज के साथ अंदर आई। उसके पूरे बॉडी से फ्रीजिंग ऑरा निकल रहा था। यानिंग के मुंह तक आए वर्ड्स वहीं अटक गए। नन्नी तुरंत आगे आई। एल्डेस्ट यंग मिस। मिस्टर ये बिना नॉक किए अंदर आए। इन्होंने मिस्टर मो और यंग मिसेस के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल बातें कही। फिर उसने ऑनेस्टली ऐड किया, यंग मिसेस को इंसल्ट करने पर मिस्टर मो ने इन्हें स्लैप किया। ये सुनते ही लूशिया ने धीरे से यानिंग की तरफ देखा। उसकी पीच ब्लॉसम आईज में बिल्कुल वार्मथ नहीं थी। अपोलोजाइज, सिर्फ एक वर्ड, लेकिन पूरे रूम का प्रेशर बदल गया। यानिंग फाइनली एक्सप्लोड कर गया। लूशिया, तुम्हारे आदमी ने मुझे मारा और तुम मुझसे अपोलोजाइज करने को कह रही हो? लूशिया की नजर और कोल्ड हो गई। तुम्हारे चेहरे ने उसका हाथ गंदा कर दिया। पूरा कमरा साइलेंट हो गया। यानिंग लिटरली चोक हो गया। उसके लिए ये इंसल्ट ऑलमोस्ट अनबेरेबल था। तभी पीछे से आर्म्स क्रॉस किए लू मंची भी अंदर आ गई। उसके चेहरे पर फेक स्माइल थी। लगता है यंग मास्टर ई की लाइफ बहुत आराम से गुजर रही है। उसकी आवाज डेंजरसली स्वीट थी। तभी ओल्ड लुओ रेजिडेंस में आकर शो ऑफ कर रहे हो। फिर उसने नानी की तरफ देखा। अभी लिटिल मिसेस क्या कह रही थी? नानी ने ऑनेस्टली जवाब दिया, यंग मिसेस डैडी को बुला रही थी और मिस्टर ई ने उन्हें फादरलेस बास्टर्ड्स कहा। ये सुनते ही यानिंग का चेहरा रेड और व्हाइट के बीच बदलने लगा। वो हमेशा एरोगेंट रहा था। ऊपर से उसे जेन्युइनली लगता था कि लुओ सिस्टर्स के इलिजिटिमेट चिल्ड्रन एक्सेप्ट करना वो उन पर फेवर कर रहा है। लेकिन वो भूल गया था कि ये लुओ फैमिली का टेरिटरी है। यहाँ ये फैमिली हेड तक अपनी आवाज नीचे रखता। गेट आउट। लूशिया ने दूर की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। यानिंग ने मुझे हेटफुल ग्लेयर दिया, लेकिन एक वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो जल्दी से बाहर निकल गया। जैसे ही आउटसाइडर्स गए, लूशिया और लू मंची का कोल्ड ऑरा इंस्टेंटली डिसअपीयर हो गया। दोनों सीधे मेरे पास आ गई। तुम ठीक हो? उनकी आवाज अब पूरी तरह सॉफ्ट थी। मैंने गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। गलती मेरी भी थी। बच्चों के सामने मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इट्स ओके। लूशिया ने जेंटली मेरे बालों पर हाथ फेरा। बस ये नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं। उसके टोन में साफ था कि उसने उसे कभी सीरियस लिया ही नहीं। तभी लू मंची ने नन्नी को हल्का सा सिग्नल दिया। नन्नी तुरंत बाहर चली गई और जाते हुए डोर भी बंद कर गई। लूशिया सोफा पर बैठी और लुएर को मेरी आर्म से लेकर अपनी लैप में बैठा लिया। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। हमारे बच्चों का फादर सिर्फ तुम हो। उसकी आवाज बेहद काम थी, लेकिन उसमें टेरिफाइंग सर्टेनिटी छिपी थी। और कोई कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मो शुआन।